हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ARK नॉवल स्टोरी। अगर आप सब चाहते हैं कि इस स्टोरी की वीडियो सबसे पहले आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चवन पहली मुलाकात। हिमालय की पहाड़ियों में बॉर्डर से कुछ दूर एक आश्रम बसा हुआ था। आश्रम से कुछ दूर एकांत में एक पत्थर के ऊपर बैठा एक लगभग 25 साल का लड़का मेडिटेशन कर रहा था। लड़के के चेहरे पे तेज था। इसका नाम रुद्रा था। तभी कहीं से बम के धमाके और गोलियां चलने की आवाजें आने लगी, जिससे इस लड़के का ध्यान भंग हुआ और उसने अपने पास रखा तीर धनुष उठाया और फिर खंजर अपने कमर में रखा और आवाज की तरफ भागने लगा। उधर पहुंचने पे उसने देखा एक फौजी को दो लोग पकड़ के रखे थे और एक आदमी खंजर से उस फौजी को मारने उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी रुद्रा के धनुष से तीर निकली और उस खंजर वाले इंसान के गले के आर पार हो गई, जिससे उसकी चीख भी नहीं निकल पाए और वो वही ढेर हो गया। उसके दोनों साथी कुछ समझ पाते तब तक उनके गले को भी रुद्रा के तीर ने चिर दिया। वो भी वही ढेर हो गए। तभी उस फौजी ने रुद्रा को सामने देखा और उसको गले लगा लिया और बोले, रुद्रा तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, हमारे लोगों को बचाना है, चलो। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों आगे बढ़ गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और रुद्रा बिना शोर मचाए उन आतंकवादियों के गले अपनी तीर से चिरता जा रहा था और उनको इसकी भनक भी नहीं लगी। इसलिए रुद्रा ने चालाकी करते हुए बंदूक से मारने की बजाय तीर से मारता जा रहा था। तभी उसका तीर भी खत्म हो गया। अब रुद्रा को उनको मारने के लिए उनके पास जाना पड़ रहा था, जिससे मुश्किलें हो रही थी। तभी पीछे से एक आतंकवादी ने रुद्रा पे बंदूक तान दिया और बोला, कौन हो तुम और हमारे लोगों को मार क्यों रहे हो? तभी रुद्रा अपने दोनों हाथ ऊपर किए पीछे की तरफ घूमते हुए उस आदमी के फेस पे किक मारा। वो आदमी उड़ता हुआ पीछे जाके पेड़ से टकरा गया और उस पेड़ में नुकीला टहनी बाहर की तरफ निकला था, जो कि उस आदमी के पीठ को चिरते हुए पेट से बाहर निकल गया और उसकी वही मौत हो गई। रुद्रा उस आतंकवादी का बंदूक लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पे देखा तो पूरा कैंप जल रहा था और कुछ फौजियों को बंदूक के निशाने पे लेके कुछ आतंकवादी अपने बाकी साथियों का इंतजार कर रहे थे। कुछ फौजियों की लाशें भी वहां पड़ी हुई थी, कुछ आतंकवादियों की भी लाशें वहां पड़ी थी। तभी रुद्रा ने जंगल से ही 3 राउंड हवाई फायर किया। तभी उनमें से एक बोला, वहां जाके देखो क्या चल रहा। उद्धरण चिन्ह। उसका साथी जैसे ही जंगल में घुसा, रुद्रा ने अपने खंजर से उसका गला रेत दिया। जब हमलावरों को कुछ देर बाद अपने साथी की आवाजें आनी बंद हुए, उनमें से 4 लोग उस तरफ भागे, लेकिन वो वहां पहुंचते तब तक रुद्रा और उस कैप्टन ने चारों को भून दिया। बाकी आतंकियों का ध्यान भटकता देख मौका देख के जो बंदूक के निशाने पे फौजी थे उन लोगों ने भी एक्शन लिया और उन हमलावरों की बंदूकें छीन के उनको शूट कर दिया। अब सब खत्म हो चुके थे, लेकिन उन आतंकियों का सरगना रुद्रा को देख खौफ में आ गया था, इसलिए वो छिपा रह गया, वो बाहर नहीं आया। तभी सब रुद्रा को शाबाशी देने लगे और जीत का श्रेय रुद्रा को देने लगे। तभी आतंकियों का सरगना मौका देख वहां से फरार हो गया। उधर किसी का ध्यान भी नहीं गया। तभी उन फौजियों का कैप्टन बोला, विकास न्यू कैंप लगाने की तैयारी करो। विकास आगे आया और कैप्टन को सल्यूट करके वहां से निकल गया। उद्धरण चिन्ह। रुद्रा घायल फौजियों का इलाज करने में वहां के डॉक्टरों की हेल्प करने लगा और कैप्टन संदीप इस हमले की सूचना देने के लिए वहां से निकल गए। दूसरे दिन सुबह का समय आश्रम में सभी लड़के लड़कियां युद्धाभ्यास कर रहे थे। तभी वहां अलंकार जी आए। उनको देखते ही सारे लड़के लड़कियां अलंकार जी को झुककर प्रणाम करते हैं। अलंकार जी मुस्कुराते हैं और रुद्रा की तरफ देख के कहते हैं, तुम आओ मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। और इतना कहते ही वहां से अपने कुटिया की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्रा उनके पीछे पीछे निकल जाता है। कुटिया में पहुंचकर अलंकार जी अपने आसन पे बैठ जाते हैं। फिर रुद्रा उनके सामने खड़ा हो गया। फिर अलंकार जी कहते हैं, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। उद्धरण चिन्ह। फिर अलंकार जी कुछ रुद्रा को समझाते हैं। फिर रुद्रा पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन रुद्रा दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पे उतर के बाहर की तरफ निकलता है। वहां एक आदमी रुद्रा के नाम का बोर्ड पकड़ के खड़ा था। रुद्रा ने सोचा शायद ये कोई और रुद्रा होगा और उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर निकलते ही एक टैक्सी वाला उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोला, सर आप कहाँ चलेंगे, हमारे साथ चलिए। रुद्रा ने भी कुछ कहा नहीं और अपना बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसकी टैक्सी में बैठ गया। फिर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए बोला, कहाँ चलेंगे? रुद्रा ने उसको एड्रेस दिया। टैक्सी ड्राइवर फिर बोला, सर मेरा नाम भोला है। उद्धरण चिन्ह। तभी रुद्रा ने कहा, मेरा नाम रुद्रा है। उद्धरण चिन्ह। तभी भोला बोला, वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? तभी रुद्रा बोला, हिमालय से। उद्धरण चिन्ह। ये सुन के भोला को यकीन नहीं हुआ और उसने मुंह बना लिया। उसे लगा शायद रुद्रा उसे कुछ बताना नहीं चाहता होगा। ये सोच के उसने कुछ नहीं पूछा। तभी टैक्सी का टायर पंक्चर हो गया। तभी भोला टैक्सी साइड में करके बोला, सॉरी सर टायर पंक्चर हो गया, टायर चेंज करता हूँ, तब तक आप उस पार्क में घूम सकते हैं, और उंगली से पार्क की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह। रुद्रा ने भी सोचा खाली बैठने से अच्छा पार्क ही घूम लेता हूँ। ये सोच के वो पार्क की तरफ बढ़ गया। उसके वहां पहुंचते ही उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ी। पार्क में एक बेंच पे बैठी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका पीले कलर का सूट उसके गोरे शरीर पे बहुत प्यारा लग रहा था। उसके चेहरे पे रौनक थी। वो लड़की बहुत ही क्यूट थी। रुद्रा की नज़र उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी रुद्रा ने उसकी आंखों में देखा। उसे कुछ अजीब लगा। वो अभी भी उसी की तरफ देख रही थी। रुद्रा को तुरंत पता चल गया कि ये लड़की ब्लाइंड है। तभी एक चोर उस लड़की का पर्स खींच के भागा। अभी रुद्रा कुछ समझ पाता इतने में वो चोर जमीन पे गिरा और उसके आगे का 2 दांत टूट गया।
उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। तभी रुद्रा ने देखा कि उस लड़की ने पस छोड़ा है नहीं था। मन ही मन रुद्रा बोला, ये लड़की बहुत स्ट्रांग है। फिर उसने ध्यान दिया तो वो लड़की अभी तक उधर ही देख रही थी। तभी वो चोर जमीन से उठते हुए बोला, बहुत सयानी बन रही है तू, रुक मैं अभी बताता हूँ, और वहां से भाग गया। उद्धरण चिन्ह। रुद्रा फिर से उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसने सोचा इसकी आंखें तो ठीक हो सकती है। फिर वो सोचने लगा कि इसका इलाज कैसे करना है। तभी वो चोर अपने कुछ साथियों के साथ आ पहुंचा और उसने बोला, यही है वो लड़की जिसने मुझे मारा। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहने की देर थी कि उसका एक साथी लड़की के बाल पकड़ने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाया। अभी रुद्रा उस लड़की की हेल्प लेने की सोच रहा था। तभी उस लड़की ने उस गुंडे का हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। दर्द से गुंडे की चीख निकल गई। तभी एक और गुंडा लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस लड़की ने उस गुंडे के फेस पे एक पंच मारा और उसके पैर के घुटने पे भी एक किक मारा। उस गुंडे को दिन में तारे नजर आने लगे। पार्क में सब लोग ये तमाशा देख रहे थे और लड़की की तारीफ कर रहे थे। उस लड़की ने बाकी गुंडों को भी अच्छे से मारा। कुछ ही पल में सारे गुंडे जमीन पे पड़े थे। तभी रुद्रा बोला, केवल आहट सुन के ही इसने इन सब की छुट्टी कर दी, इंटरेस्टिंग। उद्धरण चिन्ह। तभी लड़की वहां से उठी और जाने को हुई। तभी रुद्रा उसके सामने आ गया। लड़की को लगा शायद ये भी कोई गुंडा है। तभी लड़की ने पंच मारने की कोशिश की लेकिन रुद्रा पीछे झुक के उस पंच से बच गया। फिर लड़की ने एक और पंच मारा। तभी रुद्रा उसका हाथ पकड़ के बोला, अरे लड़की रिलैक्स, मैं गुंडा नहीं हूं, मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करने आया हूं। उद्धरण चिन्ह। और उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे फिर बेंच पे बिठाया। उस लड़की को उस पे भरोसा तो नहीं हुआ लेकिन वो समझ गई कि सामने वाला इंसान उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। तभी रुद्रा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो लड़की, तुम्हारी आंखों की रोशनी शायद किसी धमाके की वजह से गई है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लड़की उसकी बात सुन के चिढ़ते हुए बोली, मुझे बार लड़की कहना बंद करो, मेरा नाम जाह्नवी है। उद्धरण चिन्ह। तभी रुद्रा बोला, मुझे बस 5 मिनट दो। जाह्नवी को यकीन तो हुआ नहीं कि उसकी आंखें ठीक हो सकती है लेकिन वो जानती थी ये सामने वाला इंसान उससे ज़्यादा ताकतवर है और जब तक वो कुछ गलत हरकत नहीं करता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसने सोचा, इतने डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और उसकी आंखें ठीक नहीं हुई, अब तो उसने अपने आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीद ही खो दिया था। फिर उसने सोचा, करने देती हुई इलाज, इसने कारण भी तो बता दिया था। तभी फिर जाह्नवी ने बोला, लेकिन अगर आंखें ठीक नहीं हुए तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। उसकी बात सुन के रुद्रा मुस्कुराया। फिर उसने जाह्नवी को वही बेंच पे लेटा दिया और अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकला जिसमें सुइयां थी। तभी पार्क में बैठा एक आदमी उसके पास आया और बोला, अकेली लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, हम होने नहीं देंगे ऐसा। उद्धरण चिन्ह। तभी रुद्रा ने उसको घूरते हुए देखा और बोला, अभी जब गुंडे आए थे तब तुम्हारी मर्दानगी कहाँ सो गई थी। उसकी ये बात सुन के वो आदमी गुस्सा हो गया और बोला, अब मुझे तू सिखाएगा कि मुझे कब क्या करना है। और उसने आगे बढ़ के रुद्रा का कॉलर पकड़ लिया। अब रुद्रा को भी गुस्सा आ गया। उसने उस इंसान के गाल पे एक तमाचा खींच दिया जिससे वो इंसान मुंह के बल जमीन पे गिरा और उसके आगे के 4 दांत टूट गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी वो आदमी उठा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुम जानते नहीं कि मेरा बाप कौन है, मेहरा खानदान का वारिस हूँ, मेरा नाम दीपक मेहरा है, तू अभी रुक, तुझे बताता हूँ। और इतना कहते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाते ही रुद्रा ने कुछ सुइया में कोई दवाई लगा के जाह्नवी के आंखों के आसपास लगाया। जाह्नवी के आंखों से कुछ काले रंग का तरल निकला। जाह्नवी को अब बहुत जलन हो रही थी। तभी रुद्रा ने एक और दवाई निकला और उसकी आंखों में डाला और बोला, अपनी आंखें बंद कर लो। ये सुन के जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में अब ठंडक पहुंच रही थी। फिर रुद्रा बोला, जब अपनी आंखें खोलना तो अपने काले चश्मे को पहन लेना, फिर आंखें खोलना। उद्धरण चिन्ह। फिर रुद्रा ने उसके बैग में एक शीशी रख दिया दवाई का और बोला, इसे 7 दिन तक सोने से पहले अपनी आंखों में डालना, तुम्हारी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएगी और कुछ दिन तक तेज रोशनी से आंखों का बचाव करना। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी अब एकदम शांत हो चुकी थी और इसी बीच उसे नींद लग गई। तभी वहां भोला आ गया और उसने बोला, सर चलिए, टायर ठीक हो गया है। उद्धरण चिन्ह। रुद्रा उसके पीछे पीछे निकल लिया। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने ठीक वैसे ही किया जैसे रुद्रा ने बताया था। तब उसने नोटिस किया उसे अब दिखाई देने लगा था। वो खुशी से उछल पड़ी। तभी उसे रुद्रा का याद आया। उसने इधर उधर देखा, उसके पास कोई नहीं था। ये देख वो मायूस हो गई लेकिन उसके आंखों की रोशनी आने से उसकी खुशी फिर वापस आ गई। तभी उसने पार्क में बैठे लोगों से रुद्रा के बारे में पूछा लेकिन कुछ लोग को तो पता भी नहीं था और कुछ लोग बोले, वो लड़का टैक्सी में बैठ के कहीं चला गया। उद्धरण चिन्ह। तभी उसने अपना बैग चेक किया तो उसमें रुद्रा की रखी हुई दवाई देख के उसके फेस पे फिर स्माइल आ गई। तभी जाह्नवी ने सोचा, ये खुशी जल्दी से अपने माँ पापा को देनी चाहिए। फिर उसने सोचा उनके पास जाके ही उन्हें सरप्राइज दूंगी। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए वो जल्दी पहुंच गई। लेकिन वहां जाके उसने देखा उसके घर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर गई तो देखा उसका चचेरा भाई मयंक और उसके चाचा सुशील मेहता किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। सुशील मेहता बोले, देखिए भाई साहब, जाह्नवी की आंखें नहीं रही और आपने बिजनेस से संन्यास ले लिया है तो कंपनी डूब जाए, उससे अच्छा आप मुझे बेच दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी जाह्नवी के पापा शंकर मेहता बोले, देखो सुशील, वो कंपनी जाह्नवी के मेहनत से बनी है। मैंने अपनी खानदानी कंपनी तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ लेकिन अपनी बेटी की मेहनत तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह।
तभी सुशील ने बोला, लेकिन वो कंपनी नहीं संभाल सकती। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से जाह्नवी की कड़क आवाज आई, मैं अपनी कंपनी संभाल सकती हूँ और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी मयंक बोला, पहले अकेले चलना सीख ले वरना ठोकर लग जाएगा और गिर जाएगी, तू अंधी है अंधी। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुन के जाह्नवी की मां सरला ने गुस्से में बोला, बहुत हो गया आप लोग का, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उद्धरण चिन्ह। सरला का गुस्सा देख के सुशील बोला, हाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं भी देखता हूँ आप लोग कैसे कंपनी मेरे नाम नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी मयंक भी तेज आवाज में सरला की ओर बढ़ते हुए बोला, देख बुढ़िया, ज्यादा चपचू किया तो तेरा टैटुआ दबा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी जाह्नवी उसके आगे आके एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पे मारती है। मयंक जमीन पे गिर जाता है और उसके गाल सूज जाते हैं। तभी जाह्नवी उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार जो मेरी माँ से बदतमीजी की तो अगली बार तेरा टैटुआ मैं दबा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। सुशील अपने बेटे की हालात देख के गुस्से में बोला, तुम लोग को तो देख लूंगा मैं, और इतना कहते हुए वो मयंक का हाथ पकड़ के वहां से निकल गया। उद्धरण चिन्ह। तभी शंकर मेहता यानी जाह्नवी के पिता जाह्नवी के पास आते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना बेटा। उद्धरण चिन्ह। तभी जाह्नवी अपने पिता से गले लग के रोने लगती है। तभी शंकर बोले, रो मत बेटा, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। उद्धरण चिन्ह। तभी जाह्नवी बोली, अरे नहीं पापा, ये खुशी के आंसू है। उद्धरण चिन्ह। तभी शंकर और सरला दोनों जाह्नवी के पास आके उत्सुकता से पूछते हैं, कैसे खुशी बेटा। उद्धरण चिन्ह। तभी शंकर बोले, क्या तुझे कोई लड़का पसंद आ गया। तभी जाह्नवी अपने काले चश्मे को निकाल कर बोली, पापा मेरी आंखें ठीक हो गई। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने पाक में जो हुआ सब अपने माँ बाप को बता दिया। ये सुन के तीनों आपस में गले लग जाते हैं। तभी सरला बोलती है, क्या तुमने उस लड़के का नाम पूछा, कैसा दिखता है वो। तभी जाह्नवी मायूस होकर बोली, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी शंकर बोले, आज इसी खुशी में हम तीनों एक साथ डिनर पे चलेंगे और कल यहाँ पार्टी होगी। तभी जाह्नवी बोली, पापा पार्टी बाद में कर लेंगे, पहले मुझे उस लड़के को ढूंढना है। शंकर भी उसकी बात मान जाते हैं। क्या होगा आगे, क्या जाह्नवी रुद्रा के बारे में जान पाएगी और कैसे लेंगे अपनी बेइज्जती का बदला सुशील और मयंक। आगे की कहानी जानने के लिए साथ बने रहिए। चट्टू, रुद्रा बना सेफ। आहूजा निवास। करीब शाम के 5 बजे एक बड़ी हवेली के सामने एक वाइट कलर की कार आकर रुकी। ड्राइवर आकर दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसमें से एक आदमी गुस्से में बाहर निकला और हवेली में दाखिल हुआ। ये विक्रम आहूजा थे। घर में घुसते ही उसने जोर से आवाज लगाई, नंदिनी कहाँ है। उसे गुस्से में देख सभी नौकर डरने लगे और आपस में फुसफुसा के बातें करने लगे। एक बोला, मालिक को आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तभी दूसरा बोला, नौकरी प्यारी है तो चुप रह। इतने में एक अधेड़ उम्र की औरत आई, ये नंदिनी की माँ कविता आहूजा थी। तभी कविता बोली, आप इतने गुस्से में क्यों है। तभी विक्रम आहूजा बोले, तुम्हारी बेटी ने नाक में दम कर रखा है, कहाँ है वो, उसे अभी बुलाओ यहाँ। तभी कविता बोली, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई है, आ जाएगी। लेकिन बात क्या हुए है, कुछ बोलोगे। नंदिनी के पार्टी में जाने को सुन के विक्रम आहूजा और गुस्सा हो गए और बोले, उसे अभी के अभी यहाँ बुलाओ, उसको मैंने बोला था एयरपोर्ट से रुद्रा को रिसीव करने के लिए, और इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के वो पार्टी में गई है, जबकि मैंने उसको बोला था कि इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और वो खुद ना जाके ड्राइवर को भेज दी। नहीं जाना था तो बोल देती, मैं खुद चला जाता। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तभी कविता भड़कते हुए बोली, तो क्या हो गया, नहीं गई रिसीव करने, ड्राइवर तो गया था ना, ऐसा भी कौन सा स्पेशल गेस्ट है। उसकी बात सुन के विक्रम को और गुस्सा आ गया और उसने बोला, मैंने बोला नंदिनी को यहाँ बुलाओ, बस आगे कुछ नहीं सुनना है। और इतना कहते ही उसने अपने नौकर को बोला, एक कॉफ़ी भिजवा दो मेरे रूम में, और इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में रुद्रा किचन में चला गया। वहाँ का सेफ बोला, सर यहाँ किसी का आना अलाउ नहीं है, आपको जो खाना है बता दीजिए, हम बना देंगे। तभी रुद्रा बोला, मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन सेफा मान नहीं रहे थे। तभी एक सेफ भागकर मैनेजर के पास गया, बोला, सर एक आदमी जबरदस्ती किचन में घुस गया है और बोल रहा वो अपना नाश्ता खुद बनाएगा। मैनेजर भी उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और गुस्से में कुछ गार्ड को लेकर किचन की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने रुद्रा को देखा और उसके होश उड़ गए। उसके मालिक ने सख्त ऑर्डर दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए रुद्रा को नाराज नहीं करना है। तब तक रुद्रा ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मैनेजर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर माफ़ी चाहूँगा, अगर कुछ गलती हुए हो तो इतने सारे सेफ है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तभी रुद्रा बोला, घबराओ नहीं, कुछ टाइम ही लगेगा, और नाश्ता बनाना जारी रखा। मैनेजर के चेहरे से पसीना टपकने लगा। कुछ ही देर नाश्ते में से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने अपने बैग से मसाले निकालकर उसमें मिलाया था। सारे सेफ अपना अपना काम छोड़कर उसी को बनाते हुए देख रहे थे। उसी होटल में कुछ लड़कियां पार्टी कर रही। उन लोगों ने नाश्ता के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन जब काफ़ी देर होने पर भी उनका ऑर्डर नहीं आया तो एक लड़की जिसका नाम शीतल था, उसने कहा, नंदिनी ये लोग आज इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, जबकि तुम भी यहीं पर हो, तुम्हें भला ये लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तभी नंदिनी ने गुस्से में वेटर को देखा और बोली, हमारा ऑर्डर कहाँ है। वेटर ने माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ कीजिए मैम, थोड़ा और समय लग सकता है, प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, या फिर तब तक ड्रिंक एंजॉय कीजिए।
हमारी तरफ से कुछ ड्रिंक्स आप लोग के लिए फ्री दिए जाएंगे। तभी नंदिनी गुस्से में बोली, हम फ्री में यहाँ खाने नहीं आए हैं, मैनेजर कहाँ है, मैं उसी से बात करूंगी। और इतना बोलते हुए वो मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गई। वेटर ने बहुत कोशिश किया उसे रोकने की, लेकिन नंदिनी मैनेजर के केबिन में पहुंच गई। वहां जाके देखा मैनेजर वहां नहीं था। तभी वो रिसेप्शन पे जाके पूछी तो पता चला कि मैनेजर किचन में गया है। नंदिनी भी किचन का रास्ता पूछते हुए वहां पहुंच गई तो उसने देखा एक आदमी कुछ बना रहा है और सारे शेफ उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तभी उसकी नज़र मैनेजर पे पड़ी और वो गुस्से में बोली, क्या तुम लोग अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हो? वहाँ सब अपने अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हो। मैं तुम लोगों की शिकायत तुम्हारे बॉस से करूंगी। तुम सबको नौकरी से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम नंदिनी नहीं। तभी रुद्रा बोला, अरे तुम गुस्सा मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ। और फिर उसने मैनेजर की तरफ देख के बोला, आप इसमें से सबको टेस्ट करवाओ। तभी मैनेजर अपने वर्करों को इशारा किया कि जैसा रुद्रा बोल रहा वैसा करो, और इतना बोल के वो नंदिनी की तरफ आके बोला, असुविधा के लिए माफ़ी चाहते हैं। तभी नंदिनी ने गुस्से में बोला, ये सेफ मुझे तुम बोल के क्यों बात कर रहा था, इसे बोलो कि मुझे सॉरी बोले और मुझे आप बोले तुम नहीं। अब मैनेजर दुविधा में फंस गया, लेकिन तभी रुद्रा बोला, सॉरी मैडम गलती हो गई, अब से आप ही बोलूंगा। और इतना बोल के एक प्लेट नाश्ता लेके वहां से निकल गया। नंदिनी उसे गुस्से में देखती रह गई। रुद्रा ने बहुत सारा नाश्ता बनाया था, हालांकि वो क्या बना था किसी को उसका नाम नहीं पता था। वेटरों ने ठीक वैसा ही किया और सबको सर्व किया गया और बोला, आज की स्पेशल डिश हमारी तरफ से। नंदिनी के अपने टेबल पे पहुंचने से पहले वहां सबको वो डिश सर्व हो चुका था। सबने बड़े मजे से खाया, सबको पसंद भी बहुत आया। कुछ लोग तो और ऑर्डर करने लगे, लेकिन उन्हें बोला गया कि ये डिश लिमिटेड थी, अब आज नहीं मिलेगा। कितनों ने उसका नाम पूछा, लेकिन होटल वालों को भी उसका नाम नहीं पता था, इसलिए उन लोगों ने अपने होटल के नाम से उसका नाम जोड़ दिया, जैसे मूनलाइट स्पेशल। जितने भी लोग लेट सर्विस से नाराज थे सबकी नाराजगी दूर हो गई थी। नंदिनी के पास में बैठी शीतल बोली, वाह यार तेरे जाते हैं इतना अच्छा नाश्ता दे दिया उन लोगों ने। लेकिन नंदिनी का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था कि मैनेजर ने रुद्रा को कुछ भी नहीं कहा था। तभी नंदिनी का फ़ोन बजा, उसने देखा तो उसकी माँ का कॉल था। उसने फ़ोन उठाया और बोला, माँ मैंने बोला तो था आपको कि मुझे देर हो जाएगी, फिर क्या हुआ? तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, तेरे पापा बहुत गुस्से में है, जल्दी घर आ जा। तभी नंदिनी ने सोचा, अच्छा ठीक है आती हूँ, और फिर फ़ोन काट दिया। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे ड्रिंक दिया करने के लिए। ड्रिंक करने के चक्कर में वो अपनी माँ की बात भूल गई और फिर ड्रिंक एंजॉय करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जाह्नवी अपने कमरे में टहल रही थी और सोच रही थी कि उस लड़के को कैसे ढूंढे। ना उसका नाम पता है, ना उसका चेहरा, ना ही कि वो कहाँ से आया था। जाह्नवी बस उसकी आवाज़ पहचान सकती थी। काफ़ी सोचने के बाद उसे लगा शायद पुलिस इसमें कुछ कर पाए। इतना सोचते ही उसने अपनी फ्रेंड इंस्पेक्टर प्रियंका को कॉल कर दिया। उधर से प्रियंका ने कॉल रिसीव करते ही बोली, क्या सब ठीक है ना? क्योंकि उसे पता था जाह्नवी की आंखें खराब हो गई है, इसलिए वो कॉल करती नहीं है क्योंकि उसे दिखता नहीं। तभी जाह्नवी बोली, अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। प्रियंका ने कहा, ठीक है आती हूँ, और वो अपनी गाड़ी लेके जाह्नवी के घर के लिए निकल पड़ी। आहूजा हाउस में कविता आहूजा अपने डाइनिंग हॉल में इधर से उधर टहल रही थी और बार बार नंदिनी को कॉल किए जा रही थी, लेकिन नंदिनी उनका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। और करीब 3 घंटे पहले ही उसने कहा था कि वो निकल रही है, और वो डर के मारे अपने पति से भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो पहले से ही नंदिनी से काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे। अब कविता करे तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने सोचा मुझे जाकर देखना चाहिए, लेकिन ये इरादा तुरंत बदल दिया कि अगर विक्रम ने घर पे उन्हें नहीं देखा तो और गुस्सा होंगे, इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को भेज दिया पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ नंदिनी काफ़ी ड्रिंक कर चुकी थी। उसने और उसके दोस्तों ने बिल जमा किया और सब अपने अपने घर निकल गए। नंदिनी भी अपनी कार में बैठ गई और अपना फ़ोन चेक किया तो देखा उसकी माँ की ढेर सारे मिस कॉल थे। तभी उसे याद आया कि शाम को ही उसकी माँ ने कॉल करके बुलाया था। अभी ये सोच रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचा और बोला, कहाँ चल दी जाने मन, आज हमारे साथ चलो, पूरी रात मौज करेंगे। नंदिनी ने उसके गाल पे एक चाटा रसीद कर दिया। तभी उस बेवरे को उस पे गुस्सा आ गया। उसने नंदिनी को उसके बालों से पकड़ा। नंदिनी छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगी। तब तक उस गुंडे के और भी साथी वहां आ गए। अब नंदिनी को डर लगने लगा था। रुद्रा ये सब 5वीं मंजिल पे अपने रूम के खिड़की से ये सब देख रहा था। तभी उसने देखा कि नंदिनी को जबरदस्ती कहीं खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रा तुरंत लिफ्ट की ओर भगा। नीचे अभी गुंडे नंदिनी को अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन गुंडों का बॉस उड़ता हुआ उसी गाड़ी के ऊपर आ गिरा। सब गुंडे अपने बॉस को देख के हक्के बक्के रह गए। तभी एक रुद्रा की तरफ उंगली करके बोला, उसी ने बॉस पे हमला किया है। अब नंदिनी को छोड़ सब रुद्रा की तरफ भागे और उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन रुद्रा का एक पंच जिस पे पड़ता वो फिर लड़ने लायक नहीं बचता। कुछ ही पल में सारे गुंडे जमीन पे पड़े कराह रहे थे। नंदिनी भी ये देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन उसने अभी तक रुद्रा का चेहरा नहीं देखा था। अभी नंदिनी आगे बढ़ती तभी उसके माँ का भेजा हुआ ड्राइवर उसके सामने पहुंच गया और बोला, मैम आप ठीक तो है ना? नंदिनी उस आवाज़ की तरफ देखी और फिर रुद्रा की तरफ मुड़ी। तब तक वहाँ कोई नहीं था।
तभी वो ड्राइवर नंदिनी से बोला, आपकी माँ काफ़ी परेशान थी आपके लिए, और ये लोग कौन है, इन्हें किसने मारा। तभी नंदिनी ने कहा, अभी घर चलो, और वो ड्राइवर के साथ निकल गई। रास्ते भर वो उसी शख्स के बारे में सोच रही थी, कितना पावरफुल है वो, लेकिन अब उसे खोजूंगी कैसे। इन्हीं ख्यालों में उसका घर कब आ गया उसे पता नहीं चला। बाहर निकलते ही उसने देखा उसकी माँ बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही। उसे बुरा लगा, उसने बाहर आते ही सॉरी बोला और अंदर जाने लगी। तभी उसकी माँ बोली, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे, काफ़ी देर से, पहले जाकर उनसे मिलो। नंदिनी ने हाँ में सर हिलाया और अपने पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मेहता निवास में शंकर मेहता, सरला मेहता और जाह्नवी तीनों डिनर के लिए बैठे थे। साथ में प्रियंका भी बैठी थी और खाते खाते अपने आज की स्टोरी प्रियंका को सुना रही थी। प्रियंका भी बड़े ध्यान से जाह्नवी की बातें सुन रही थी। वो जाह्नवी के लिए बहुत खुश भी थी। वो उसके बचपन की सहेली थी, जब से जाह्नवी की आंखें खराब हुई थी। प्रियंका ने भी बहुत से डॉक्टरों से जाह्नवी का चेकअप करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी प्रियंका ने बोला, तब तो इस इंसान से मिलना बनता है। ये सुन के जाह्नवी का मुंह लटक गया और बोली, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तभी प्रियंका बोली, वो मैं ढूंढ लूंगी, तू चिंता मत कर, आखिरकार मैं पुलिस में हूँ। उसकी बातें सुन के सब मुस्कुरा दिए। खाना खाने के बाद दोनों जाह्नवी के कमरे में चली गई। वही देर तक दोनों ने ढेर सारी बातें की। फिर जाह्नवी ने जिद किया तो प्रियंका वही उसके पास रुक गई। जब नंदिनी अपने पापा के कमरे में गई तो देखा उसके पापा एकटक खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जैसे ही नंदिनी ने आवाज़ दिया, पापा आपने बुलाया था। तभी विक्रम उसकी तरफ देखे बिना गुस्से में बोले, 5 घंटे पहले बुलाया था। तभी नंदिनी ने कहा, सॉरी पापा, कुछ जरूरी काम आ गया था। तभी विक्रम बोले, जरूरी काम शराब पीने को जरूरी काम बोलते हैं, या फिर पार्टी में जाने को जरूरी काम बोलते हैं। आज पहली बार तुमको कुछ करने को बोला था, तुमने वो भी नहीं किया, आखिर मैंने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। तभी नंदिनी चिढ़ते हुए बोली, उस जंगली लड़के के लिए आप मुझे डांट रहे हैं, और वैसे भी मैंने ड्राइवर को भेजा था, अब वो आया ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकती थी। आखिर मैं क्यों जाती किसी जंगली को रिसीव करने, क्या मेरा कोई स्टेटस नहीं है। विक्रम ने अभी तक नंदिनी की तरफ देखा नहीं था। वो अचानक नंदिनी की तरफ घूमे और चिल्लाते हुए बोले, चुप, और अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, जस्ट नाउ, और रुद्रा आ गया है। नंदिनी पैर पटक के वहां से चली गई और बड़बड़ाते हुए बोली, उस जंगली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसके चलते आज मेरी इतनी इंसल्टी हुई। तभी उसकी माँ कविता आहूजा कमरे में दाखिल हुई और बोली, अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है क्या। तभी विक्रम गुस्से में बोले, मुझे इस पे बात नहीं करनी, तुम भी बाहर जा सकती हो और मेरा खाना यहीं भिजवा देना। कविता का भी मुंह बन गया। उसने सोचा विक्रम अभी गुस्से में है, जब गुस्सा शांत होगा तो वो आकर बात करेगी, और वो बाहर चली गई और सीधे नंदिनी के कमरे की तरफ गई तो वहां से तोड़फोड़ की आवाजें आ रही थी। वो जल्दी से कमरे में गई तो देखा नंदिनी गुस्से में सब सामान इधर उधर फेंक रही थी और बड़बड़ा रही थी, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं जंगली, तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी मेरी, मेरे पापा ने आज तक कभी मुझ पे गुस्सा नहीं किया था, आज उन्होंने इतना सुनाया और वो भी तेरे चलते, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगी। कविता ने उसे समझाया और बोली, अपने पापा की बातों का बुरा मत मानना, वो कल तक सब भूल जाएंगे, लेकिन मेरे कॉल करने के बाद तू आई क्यों नहीं। तभी नंदिनी बोली, अब छोड़ो ना, मैं पहले से परेशान हूँ। कविता को भी यही सही लगा, वो चुपचाप वहां से निकल गई। अपनी माँ के जाते ही नंदिनी ने किसी को कॉल किया और बोली, एक आदमी को डरा के शहर से भगाना है, क्या तुम ये काम कर पाओगे। उधर से आवाज आई, तुम बोलो और तुम्हारा काम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, काम हो जाएगा, किसको भगाना है। तभी नंदिनी बोली, अगर वो जाने से मना करे तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, लेकिन हाँ, वो मरना नहीं चाहिए, उसकी जानकारी पता करके देती हूँ। क्या नंदिनी रुद्रा को सबक सिखा पाएगी और क्या प्रियंका और जाह्नवी रुद्रा को खोज पाएंगे, जानने के लिए साथ बने रहिए। चौथी, गुनहगार कौन। सुबह का वक्त पार्क में रुद्रा मेडिटेशन कर रहा था। ये वही पार्क था जहां कल उसने जाह्नवी के आंखों का इलाज किया था। वहां काफी लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। जाह्नवी भी जॉगिंग करते हुए वहां पहुंची और वो वही खड़ी होकर रुद्रा को बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी एक छोटा बच्चा वहां रो रहा था। जिधर जाह्नवी का ध्यान गया वो अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ के रो रहा था। जाह्नवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, चोट लगी है क्या। वो बच्चा रोते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी रुद्रा आगे आया और जाह्नवी से उसका हाथ छुड़ाते हुए उस पे कोई दवा लगाने लगा। तभी रुद्रा को बच्चे का हाथ पकड़े पकड़े ही कुछ महसूस हुआ। तभी फिर रुद्रा ने उसकी नब्ज चेक किया और बोला, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। तभी बच्चे ने अपनी माँ की तरफ इशारा किया। तभी एक स्टाइलिश औरत उसके पास आके बोली, क्या हुआ मेरे बेटे को। तभी रुद्रा बोला, आप अपने बच्चे को एक बार हॉस्पिटल ले जाइए और एक बार चेकअप करा लीजिए, इसे इन्फेक्शन हुआ है। तभी वो औरत गुस्से में बोली, कुछ भी मत बको। तभी रुद्रा बोला, इसे बीच बीच में बुखार आ रहा होगा और जहां तक मुझे अंदाजा है इसे कल से उल्टियां भी हो रही होगी। ये सुन वो औरत रुद्रा को बड़े ध्यान से देखने लगी जैसे किसी भूत को देख लिया हो और बोली, तुम्हें कैसे पता। रुद्रा ने कहा, मुझे भी थोड़ा बहुत मेडिकल की समझ है, आप जल्दी करिए हॉस्पिटल जाइए। उसके इतना कहते ही वो औरत अपने बच्चे को लेके वहां से निकल गई। तब तक जाह्नवी को ये आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही थी। वो अभी सोच रही थी तब तक रुद्रा वहां से जा चुका था।
जाह्नवी को कुछ याद नहीं आ रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो पता चला प्रियंका का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही उधर से प्रियंका की आवाज़ आई। कल एक टैक्सी पंक्चर हो गई थी, वहाँ पार्क के बगल में वो लड़का उसी में से उतरा था। तभी जाह्नवी उत्सुकता से बोली, क्या तुमने देखा उसे, कैसा दिख रहा था? तभी प्रियंका बोली, कैमरा में उसका फेस नहीं दिख रहा, लेकिन मैं टैक्सी वाले से पता करती हूँ, तू चिंता मत कर। सुबह के 8 बजे रुद्रा फिर से मूनलाइट होटल के किचन में वही डिश बना रहा था जो कल बनाया था, और बाकी शेफ बड़े ध्यान से वो डिश बनाना सीख रहे थे। सबको समझाने और सिखाने के बाद रुद्रा एक प्लेट नाश्ता लेके अपने रूम में चला गया, और आज भी वही हुआ, वो डिश हाथों हाथ खत्म हो गया। लेकिन आज रुद्रा ने सारे शेफ को सिखा दिया था, इसलिए आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मूनलाइट स्पेशल डिश के लिए काफ़ी भीड़ जमा होने लगी, और हर इंसान के ऑर्डर में उसी डिश का नाम था। थोड़ी ही देर में इसकी चर्चा पूरे दिल्ली में होने लगी, और पूरे दिल्ली से लोग वहाँ वो डिश टेस्ट करने के लिए आने लगे। बजे दिन के 10 बजे रुद्रा अपने रूम में बैठे हुए कहीं कॉल करता है और बोलता है, मुझे एक कार चाहिए अभी, और कॉल कट कर देता है। फिर रेडी होने लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्रा अपना बैग लेके बाहर आता है तो देखता है उसके सामने एक महंगी वाइट कलर की कार उसके सामने खड़ी रहती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है और रुद्रा के सामने झुकते हुए उसे कार की चाबी देता है। तभी वहाँ पार्किंग में एक रेड कलर की कार आके रुकती है। उसमें से नंदिनी उतर रही होती है। वो देखती है और मन ही मन बोलती है, ये वेटर इतनी महंगी कार में कैसे? फिर उसने सोचा शायद ये ड्राइवर होगा किसी का, और फिर सर झटक के होटल में चली जाती है। रुद्रा भी वहां से निकल चुका था। करीब 30 मिनट ड्राइव करने के बाद उसकी कार चौहान मेंशन के सामने थी। रुद्रा कार से निकलता है और गेटमैन को बोलता है, अंदर जाना है, मिसेस चौहान ने बुलाया है, किसी का इलाज करना है। गेट वाला पहले रुद्रा को घूरता है, फिर मिसेस चौहान को कॉल करता है और पूछता है। फिर गेट खोल के अंदर आने का इशारा करता है। रुद्रा की कार अंदर आते ही गेटमैन फिर से किसी को कॉल करता है और बोलता है, सर मिसेस चौहान ने किसी लड़के को बुलाया है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कैसा लड़का है और कौन है, क्या इसी शहर का है? तभी गेटमैन बोला, नहीं सर, इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ, और ये बोल रहा था किसी का इलाज करने आया है। तभी दूसरे तरफ से आवाज़ आई, जिसका इलाज करने ये आया है उसे अमेरिका के डॉक्टर तक ठीक नहीं कर पाए, ये क्या करेगा? जाने दो, लेकिन अपने आदमियों को बोल दो इस पे नज़र रखे। रुद्रा कार पार्क करके सीधे अंदर गया तो देखा सामने ही मिसेस चौहान यानी सुनीता चौहान खड़ी थी। रुद्रा ने इधर उधर देखा, कुछ नौकर इधर उधर थे, फिर पीछे देखा और फिर अपने कार की चाबी नीचे गिरा दिया। फिर कार की चाबी उठाने के बहाने सुनीता चौहान के पैर छू लिए और धीरे से बोला, कैसे हो आप सब? वो इतना धीरे बोला कि सुनीता के अलावा और कोई सुन नहीं पाया। सुनीता भी ठीक वैसे ही धीरे से बोली, हमेशा खुश रहो और हम बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रुद्रा को देख के सुनीता की आंखों में आंसू थे। रुद्रा सबसे नज़र बचाते हुए कुछ इधर उधर फेंके जा रहा था जो शायद माइक और कैमरे थे। फिर सुनीता नॉर्मल साउंड में बोली, डॉक्टर साहब मेरे पीछे आइए, और उसे लेकिन एक रूम में गई जहां ज़्यादा लाइट नहीं था, और एक इंसान बेड पे अधमरी हालत में लेटा था। वो ना पूरा बेहोश था और ना ही होश में था। ये मिस्टर चौहान थे, सुनीता के पति और प्रिया के पापा। वही एक सोफे पे प्रिया बैठी थी। तभी रुद्रा ने प्रिया को देखा और स्माइल किया। उसको स्माइल करता देख प्रिया चिढ़ गई और बोली, हो कौन तुम और यहाँ कैसे आ गए? और गार्ड को आवाज़ देने ही वाली थी कि कविता चौहान ने उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठा दिया और बोली, अभी चुप रहो, ये तुम्हारे पापा का इलाज करने आए हैं। तभी प्रिया बोली, ये इलाज करेगा पापा का? इतने बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। तभी कविता बोली, अरे तू जानती नहीं है ये कौन है? तभी प्रिया बोली, कौन है ये? तभी कविता बोली, ये तुम्हारा। तभी रुद्रा ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और गेट की तरफ इशारा किया कि कोई वहाँ खड़ा है। तभी कविता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, वो चुप हो गई। तभी प्रिया फिर बोली, कौन है ये, बोलो। तभी रुद्रा बोला, मैं एक आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ। तभी प्रिया बोली, तुम जो कोई भी हो, लेकिन मैं पापा का इलाज तुम्हें करने नहीं दूंगी, तुम पे मुझे भरोसा नहीं है। तभी सुनीता बोली, ठीक है, तुम पहले थोड़ा चाय बना के लाओ, फिर आगे बात करते हैं। तभी प्रिया ने नौकरों को चाय के लिए बोलने वाली थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में कोई शरारत सूझी और वो खुद ही चाय बनाने चली गई। तभी रुद्रा आगे आया और मिस्टर चौहान के पैर छुआ और बोला, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। अब रुद्रा एक पल भी देर नहीं करना चाहता था। वो उठा और कुछ सुइयां मिस्टर चौहान के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगाया और फिर कुछ जड़ी बूटी निकाल के उसका घोल बना के उनके मुंह में चम्मच से डालने लगा। फिर वो मिस्टर चौहान के पैरों के तलवों में मालिश करने लगा। तब तक प्रिया वहां आ चुकी थी। सामने टेबल पे चाय रख के वो रुद्रा को गुस्से में घूरने लगी। तभी मिस्टर चौहान को तेज खांसी आई और खून की उल्टी हुई। ये देख के सुनीता और प्रिया दोनों घबरा गए। तभी प्रिया आगे आई और रुद्रा का कॉलर पकड़ लिया और बोली, क्या किया तुमने मेरे पापा के साथ? लेकिन तभी रुद्रा ने इशारा किया खून की तरफ जो एकदम काला था और वो भी जमा हुआ। वो देख के प्रिया के हाथ रुद्रा के कॉलर से ढीले हो गए। मेघ भी रुद्रा बोला, इन्हें बहुत लंबे समय से जहर दिया जा रहा है, एक खास किस्म का जहर जिससे बॉडी को पैरालाइज हो जाता है। कौन डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था? तभी कविता बोली, सोमेश्वर भल्ला। तभी ये नाम रुद्रा 2-3 बार लेता है जैसे ये नाम याद कर रहा हो। तभी सुनीता बोली, वो तो काफ़ी टाइम से इनका इलाज कर रहे थे। ठीक है। अब तक मिस्टर चौहान की आंखें पूरी खुल चुकी थी।
तभी रुद्रा आगे बढ़ के मिस्टर चौहान को सहारा देके बेड से टिका के बैठा देता है। मिस्टर चौहान अभी भी अपने आसपास क्या हो रहा उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। तभी रुद्रा प्रिया की लाए हुए चाय को हाथ में उठा लेता है। प्रिया अब उसे वो चाय पीने से मना करने वाली थी। तब तक रुद्रा चाय पीना शुरू कर चुका था। एक घुट में ही उसका मुंह बन गए। ये चाय तीखी और बहुत ज्यादा नमकीन थी, लेकिन रुद्रा कुछ नहीं बोला और चाय पीते हुए बोला, ये होश में तो आ गए हैं, लेकिन इतने टाइम से बेहोश होने के चलते इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा सब समझने में। इन्हें हल्के फुल्के एक्सरसाइज करवाना होगा रोज, फिर ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर वो कुछ जड़ी बूटियां निकाल के सुनीता चौहान को देता है और कहता है इनका घोल बना के पिलाना है 2 दिनों तक। प्रिया अभी तक सदमे में थी। वो कभी अपने पापा को देखती तो कभी रुद्रा को। फिर उसे चाय का याद आता कि उसने कैसे चाय दिया था रुद्रा को, वो फिर भी पी गया। तभी रुद्रा बोला, ठीक है मैडम अब मैं चलता हूँ। और ये कहते हुए वो वहां से निकलने लगता है। सुनीता भी उसके पीछे उसे बाहर तक छोड़ने के लिए निकल जाती है। तभी प्रिया बोली, अरे अपनी फीस तो लेते जाओ। ये सुन रुद्रा मुस्कुराते हुए बोला, तुम रख लो। तभी वहां गेट के बाहर खड़ा नौकर भाग के दूसरी साइड छिप जाता है, लेकिन रुद्रा उसे देख मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तभी प्रिया बोली, कैसा डॉक्टर है, फीस भी नहीं लिया, खैर बाद में देखेंगे। पहले उसने अपने पापा को देखा और बोली, पापा अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तभी सूर्य प्रताप चौहान ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं। तभी सुनीता बोली, अभी परेशान मत करो इन्हें, तुम जाओ अभी। और सूर्य प्रताप के सामने आके बैठ गई और ध्यान से सूर्य प्रताप को देखने लगी और बोली, क्या मैं याद हूँ। तभी सूर्य प्रताप ने हाँ में सर हिलाया और हल्के से मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। वो इतने लंबे टाइम बाद कोमा से जगे थे और सब याद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसी समय एक नौकर ये सब देख के तुरंत वहां से अलग एक कोने में जाके कहीं कॉल लगाया और बोला, सर सूर्य प्रताप को होश आ गया है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, ये कैसे हो सकता है। तभी नौकर ने फिर बोला, डॉक्टर भल्ला ने जहर दिया, ये बात सामने आ गई है, कहीं वो मुंह ना खोल दे। अब हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। और कॉल कट हो जाता है। नौकर भी वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वही रुद्रा अपनी कार लेके एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या सोमेश्वर भल्ला यही रहते हैं। गार्ड ने अकड़ते हुए कहा, हाँ रहते हैं, लेकिन वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। तभी रुद्रा बोला, एक बड़ी डील लेके आया हूँ उनके लिए, अगर डील नहीं हुई तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुन के गार्ड के होश उड़ गए। उसने कहा, रुको पूछ के बताता हूँ। तभी रुद्रा ने हाँ में सर हिलाया। फिर गार्ड अपने मालिक को फोन लगाने लगा, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी जब दूसरे साइड से रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने बोला, सर कॉल नहीं उठा रहे, मैं जाके पूछता हूँ, लेकिन अगर डील बड़ी नहीं हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहते हुए गार्ड भागते हुए अंदर गया तो उसने जो देखा उसे देख के उसके होश उड़ गए। सोमेश्वर भल्ला की खून से सनी लाश बेड पे पड़ी थी। ये देख गार्ड घबरा के इधर उधर देखने लगा। तभी कोई उसे धक्का देके दरवाजे से बाहर भागा। गार्ड भी उसके पीछे भागा, लेकिन क्लब बालकनी से कूद के बाहर भाग गया। तब तक शोरगुल सुन के रुद्रा भी वहां पहुंच गया, लेकिन खूनी भाग चुका था। ये देख रुद्रा ने कस के मुट्ठी बांधा और जोर से चिल्लाया और फिर वहां से निकल गया। जाते जाते वो सोच रहा था, असली मुजरिम कौन है, जल्दी पता लगाना पड़ेगा। फिर उसने सोचा, वो उनके घर के नौकर भी कुछ तो जानते हैं। पहले रुद्रा सोचा था शायद वो नौकर जिज्ञासा के वजह से ताक झांक कर रहा था, लेकिन अब जब सोमेश्वर भल्ला की मौत के बाद उसे उस नौकर पे शक होने लगा था। रुद्रा होटल की तरफ जा ही रहा था, तभी उसने देखा एक कार रोड के बगल में एक पेड़ से भिड़ा हुआ था। ये देख रुद्रा अपनी गाड़ी रोक के उस गाड़ी में झांक के देखा तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर का सर स्टीयरिंग से लगा था और खून भी निकल रहा था। रुद्रा ने उसे बाहर निकाला, चोट ज्यादा नहीं लगी थी। उसके चिल्लाने के चलते रुद्रा का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा और प्रियंका उसके ऊपर। तभी रुद्रा ने उसके कमर से पकड़ के उसे खुद से अलग किया। तब तक तो प्रियंका पूरे गुस्से में लग रही थी। वो बोली, तुमने मेरी कार का शीश भी तोड़ दिया, तुमने मुझे छुआ कैसे। एक महिला पुलिसकर्मी को छेड़ने के लिए तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसलिए वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। अगली बार मुझे दिखाई भी दिया ना तो अंदर कर दूंगी। तभी रुद्रा बोला, जाओ पहले अपनी शक्ल आईने में देख के आओ, फिर बात करना। तुम लड़की जैसे दिखती नहीं तो भला तुम्हें कोई क्यों छेड़ेगा। ये सुन के प्रियंका का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्सा शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इसी बीच रुद्रा अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। उसके जाते ही प्रियंका को एहसास हुआ कि वो जा चुका है। ये देख प्रियंका बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोल के वो कहीं कॉल करके गाड़ी लाने को बोलती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में भोला एक बेंच पे बैठा हुआ था। वो बार बार कांस्टेबल से रिक्वेस्ट कर रहा था, सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। तभी कांस्टेबल, जिसका नाम गप्पू तिवारी था, वो बोला, अबे चुप, ज्यादा परेशान किया तो हवालात में बंद करके 3rd डिग्री देंगे, सारा होश ठिकाने आ जाएगा। जब से आया है बस चप चप किए जा रहा। एक बार बोला ना कि मैडम ने बुलाया है तो अब मैडम को आने दे, वही बताएगी। और हाँ, मैडम के सामने ज्यादा बक बक मत करना, वो जितना पूछे सच सच बता देना। नौटंकी किया तो सीधे भेजे में गोली मारेगी। 25 एनकाउंटर किए हैं मैडम ने, तो ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना तेरा नंबर 26 होगा। उस कांस्टेबल की बात सुन के भोला की हालत और खराब हो गई। क्या होगा आगे, क्या रुद्रा सूर्य प्रताप चौहान के गुनहगारों को पकड़ पाएगा और क्या होगा जाह्नवी और नंदिनी का, जानने के लिए साथ बने रहिए।
चफोट रुद्रा और प्रियंका का फिर से सामना। पुलिस स्टेशन। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर प्रियंका कल रुद्रा के साथ हुए हादसे को लेकर सोचते हुए गुस्से में पुलिस स्टेशन के अंदर आ रही थी। उसका फेस देख के ही पता चल रहा था कि वो काफी गुस्से में है। उसके सर पे पट्टी बंधी थी। सभी कांस्टेबल सैल्यूट करते हैं। तभी गप्पू बोला, मैडम आपको चोट कैसे लगी? तभी प्रियंका बोली, कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी भोला की नज़र प्रियंका के फेस पे पड़ती है जो काफी गुस्से में दिख रही थी। फिर उसने प्रियंका के कमर में लगे रिवॉल्वर पे पड़ी। फिर उसने गले का थूक निगलते हुए भाग के प्रियंका के पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गोली मत मारिए। वो बार बार यही रिपीट करने लगा। तभी उसको देख प्रियंका कुछ समझ नहीं पाए। उसने भोला से खुद को छुड़ाते हुए कांस्टेबल गप्पू तिवारी से पूछा, ये कौन है और क्या किया इसने? तभी गप्पू ने सामने आके कहा, मैडम आपने जिस टैक्सी वाले को लाने को कहा था ये वही है, घसीट के लाए है। ये बोल के वो प्रियंका की तरफ से शाबाशी सुनने का वेट करने लगा। तभी उसके गाल पे एक थप्पड़ पड़ी और वो गाल पकड़ के बैठ गया। ये थप्पड़ प्रियंका ने मारे थे। फिर गप्पू बोला, मैडम मुझे क्यों मार रही है? तभी प्रियंका बोली, इसे इज्जत से लाने को बोला था ना कि घसीट के। तभी गप्पू बोला, मैडम इज्जत से हिलाए है वरना लॉकअप में बंद करते। वो तो मैं ओवरफ्लो में ज़्यादा बोल गया। तभी प्रियंका बोली, ओवरफ्लो में ही किसी दिन गोली खाओगे? और फिर बोली, इसे मेरे केबिन में लेके आओ। और इतना बोल के वो अपने केबिन में सीधे चली गई। उसके पीछे पीछे गप्पू तिवारी और भोला दोनों प्रियंका के केबिन में चले गए। तभी प्रियंका ने भोला को सामने चेयर पे बैठने का इशारा किया और गप्पू से बोली, 2 चाय भेजो। तभी भोला बोला, साथ में समोसे भी। तभी प्रियंका ने मुस्कुराते हुए गप्पू तिवारी से बोला, साथ में समोसे भी ले लेना। गप्पू इतना सुनते ही जी मैडम बोल के वहां से निकल गया। अब भोला भी कंफर्टेबल हो गया था। तभी प्रियंका ने भोला की तरफ देखते हुए बोला, परसों शाम को 3 से 5 के बीच में तुमने किसी पैसेंजर को एयरपोर्ट से बिठाया था, हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। तभी भोला बोला, क्या वो कोई मुजरिम है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसको बिठाना ही नहीं चाहिए था। उसके शकल से वो लगा ही नहीं कि वो कोई किला होगा। मैडम माफ़ कर दीजिए, मुझे पता होता कि वो मुजरिम है तो मैं कभी उसे अपनी टैक्सी में नहीं बिठाता। तभी प्रियंका बोली, अरे नहीं, वो कोई मुजरिम नहीं है और हम तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहे, तुम डरो मत। तभी भोला बोला, अरे मैडम जब कोई बात है नहीं तो मुझे सुबह से यहाँ क्यों बिठाया गया है? गरीब आदमी हूँ, धंधे का टाइम है। तभी प्रियंका बोली, उसकी चिंता मत करो, आज पूरे दिन का चार्ज हम तुम्हें दे देंगे। तभी भोला बोला, मैडम हम पुलिस से पैसे कैसे ले सकते हैं? तभी प्रियंका इरिटेट होते हुए बोली, चुप, जितना पूछे उतना बताओ। उस आदमी को तुमने कहाँ ड्रॉप किया था? तभी भोला डरते हुए बोला, मूनलाइट होटल। ये सुन के प्रियंका कहीं कॉल करती है और बोलती है, पता चल गया है, जल्दी से मेरे ऑफिस आओ, फिर दोनों यहीं से चलते हैं मिलने। और फिर फोन काट दिया। दूसरी तरफ रुद्रा चौहान मैंसन से थोड़ी दूर एक कार में बैठे कुछ लाइव फोटोज और ऑडियो सुन रहा था। ये और कहीं का नहीं, चौहान मैंसन के अंदर का फुटेज था, जिसमें सूर्य प्रताप चौहान प्रिया का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सुनीता चौहान भी चलने में उनकी हेल्प कर रही है। ये सब देख रुद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए बोला, कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने वो वीडियो और ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में लिया। फिर वो उस कार से निकला जो बाहर से एकदम कबाड़ जैसा लग रहा था। फिर उस कार को लॉक करके वही खड़ी दूसरी कार में बैठ के वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद रुद्रा मूनलाइट होटल के बाहर पहुंच गया। उसने अपने कार को होटल के बाहर ही खड़ा कर दिया। फिर वो अपने रूम में जाके अपना सामान पैक करके वहां से निकलने लगा। तभी भोला के साथ प्रियंका और जाह्नवी भी वहां पहुंच गए। तभी भोला बोला, आप लोग यही वेट करो, तब तक मैं टैक्सी पार्किंग में खड़ी करके आता हूँ। प्रियंका और जाह्नवी वहां उतर के अंदर की तरफ बढ़ गए। प्रियंका बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। इतने में उसकी टक्कर रुद्रा से हो गई। प्रियंका गिरने ही वाली थी, तब तक रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब प्रियंका ने गुस्से में बोला, अबे अंधा है क्या? और ये बोलते हुए उसकी नज़र रुद्रा पे पड़ी जिससे उसकी टक्कर हुई थी। तभी फिर बोली, तू फिर भिड़ा मेरे से? तभी रुद्रा बोला, भिड़ा मैं नहीं, भिड़ी तुम हो, मैं तो यहाँ खड़ा था। ये बोल के रुद्रा जाह्नवी की तरफ देखने लगा। फिर बोला, और ये कैसा शहर है जहाँ किसी की मदद करो तो एहसान मानने की जगह लोग गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसने प्रियंका का हाथ छोड़ दिया। प्रियंका जमीन पे गिरी। फिर चीखते हुए बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो खड़ा होती तब तक रुद्रा अपनी कार में बैठ गया था। अभी प्रियंका कुछ और बोलती तब तक रुद्रा वहां से कार लेके निकल गया। तभी वहां भोला की एंट्री हो गई और वो बोला, मैडम आपने उसे जाने क्यों दिया? इसी की वजह से मैं आज पुलिस के चक्कर काट रहा हूँ। तभी प्रियंका ने सोचा शायद यही मौका है उस घमंडी को अंदर करके सबक सिखाने का। तभी प्रियंका बोली, क्या किया है उसने? तभी भोला बोला, अरे मैडम परसों शाम वाला आदमी वही है। ये सुन के प्रियंका के होश उड़ गए। वही खड़ी जाह्नवी सोचने लगी, तभी मैं सोचूं ये जब जब बोलता है तो मुझे इसकी आवाज़ें क्यों सुनी सुनी सी लगती थी। और उसने पार्क में उस बच्चे का भी बीमारी देखने भर से बता दिया था। तभी प्रियंका ने भोला से कहा, जल्दी पीछा करो। उसकी बात सुन के भोला अपनी टैक्सी लाने के लिए भागा। कुछ ही देर में वो रुद्रा के पीछे थे। रुद्रा अभी कहीं जा रहा था, इसलिए वो अपना टाइम इन लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने स्पोर्ट्स कार की स्पीड बढ़ाया और पीछे वालों की नज़रों से ओझल हो गया।
जाह्नवी रुद्रा की कार को ओझल होते देख बोली ओह शीट चला गया, लेकिन खुशी है कि उसकी पहचान हो गई। तभी प्रियंका ने बोला तू चिंता मत कर, अब वो कहीं नहीं जाएगा, अब देख तू पुलिस पावर। वही ड्राइव करते हुए भोला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़कियां उस लड़के के पीछे क्यों पड़ी है। तभी प्रियंका ने उसे बोला टैक्सी पुलिस स्टेशन की तरफ ले लो। फिर भोला पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हुए सोचने लगा आखिर इन लड़कियों को हुआ क्या है। कुछ ही देर में वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दूसरी तरफ रुद्रा की कार आहूजा निवास के बाहर खड़ी थी। उसने गेटमैन को बोला मेरा नाम रुद्रा है, मैं मिस्टर आहूजा से मिलने आया हूँ। गेटमैन ने बोला सर घर पे किसी से नहीं मिलते। तभी रुद्रा ने बोला तुम्हारे सर ने ही मुझे बुलाया है, क्या उन्हें कॉल करके बोलूं कि तुम मुझे उनसे नहीं मिलने दे रहे। तभी गेटमैन डरते हुए बोला रुको। फिर उसने मिस्टर आहूजा को कॉल करके बताया कि कोई रुद्रा उनसे मिलने आया है। उधर से कुछ कहा गया, वो सुन के गार्ड रुद्रा के सामने झुक के बोला माफ़ कीजिए सर कि मैंने आपको रोका। वो क्या है कि बहुत से लोग ऐसे ही बोल के अंदर चले जाते हैं जिससे हमें डांट सुननी पड़ जाती है। तभी रुद्रा ने हाथ दिखा के उसे शांत रहने का इशारा किया और बोला मैं समझ सकता हूँ और मैं नाराज भी नहीं हूँ। तभी एक आवाज़ आई रुद्रा तुम आ गए, माफ़ करना थोड़ा लेट हो गया, और रुद्रा को अंदर चलने का इशारा किया। रुद्रा भी उनके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाके विक्रम आहूजा ने रुद्रा को सामने सोफे पे बैठने का इशारा किया। रुद्रा भी चुपचाप सोफे पे बैठ गया। तभी विक्रम आहूजा ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा कविता कहाँ हो, जल्दी इधर आओ और नंदिनी को भी ले आओ। फिर विक्रम ने अपने अपने रसोइये को कुछ नाश्ता बनाने को कहा। तभी रुद्रा बोला नाश्ता नहीं सिर्फ चाय। तभी विक्रम आहूजा ने हाथ जोड़ के रुद्रा के सामने झुकते हुए बोले माफ़ करना परसों मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आ पाया। तब तक वहाँ कविता और नंदिनी भी पहुँच चुके थे। उन लोगों ने विक्रम को रुद्रा के सामने हाथ जोड़े देखा तो वो हैरान हो गए। तभी अर्जुन बोला इसमें आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ड्राइवर वहाँ गया तो था, वैसे भी मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता था इसलिए यहाँ नहीं आया। तब तक नंदिनी ने आगे बढ़ के रुद्रा को उंगली दिखा के कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत जो यहाँ आ गए। उसे लगा शायद ये लड़का यहाँ नौकरी मांगने आया है। फिर उसने बोला हमारे घर में खाना बनाने वालों की पूरी टीम है, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तभी विक्रम ने गुस्से में नंदिनी को डांट लगाते हुए कहा एकदम चुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इस लहजे में बात करते हुए, तुम जानती हो ये रुद्रा है। तभी नंदिनी का दिमाग काम किया, उसने मन ही मन सोचा हो तो ये वही है, इसकी वजह से आज फिर डांट सुनना पड़ा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तब तक रसोइया चाय बना के ले आया। रुद्रा चाय पीने लगा। तब तक नंदिनी ने चुपके से रुद्रा की फ़ोटो खींच के कहीं सेंड कर दिया। तभी रुद्रा उठ के बोला ठीक है अंकल तो अब मैं चलता हूँ। तभी विक्रम आहूजा ने पूछा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ रुके हो। तभी रुद्रा बोला पिंक सोसाइटी में मैंने नया घर लिया है, वही जाऊंगा, और फिर निकल गया। उधर कार लेके पिंक सोसाइटी की तरफ बढ़ा है था कि उसके पीछे 2 कारें लग गई। रुद्रा का ध्यान भी गया कि लगातार 2 कारें उसका पीछा कर रही है। रुद्रा बेफिक्र था, वो अभी भी आराम से जा रहा था। तब तक प्रियंका और जाह्नवी भी रुद्रा की कार को ट्रैक करके उसके पीछे आ गए थे। तभी प्रियंका बोली इसके पीछे तो गुंडे पड़े हैं लेकिन ये आराम से जा रहा है, शायद इसको अभी तक पता भी नहीं चला। तभी जाह्नवी बोली हमें इसकी मदद करनी होगी, वो अकेला इतनों से कैसे लड़ेगा और पता ना उसे लड़ना आता भी है कि नहीं, तू कार भगा। फिर प्रियंका उन दोनों कार को ओवरटेक करके उनके सामने आके ब्रेक लगा दी। ये देख उन दोनों कारों ने भी ब्रेक लगा दिया। पूरे एरिया में टायर के रोड से रगड़ने की आवाज़ आई। तभी आगे वाली गाड़ी से एक गुंडा बाहर निकलते हुए बोला ओए मरना है क्या तुझे। उसने इतना बोला ही था कि उस कार से प्रियंका और जाह्नवी बाहर निकले। ये देख वो गुंडा गंदी नज़रों से उन्हें घूरते हुए बोला क्यों हसीनो लिफ्ट चाहिए क्या। ये देख लड़कियों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब तक दोनों कारों से और भी गुंडे बाहर निकल गए और एक गुंडा आगे आकर जाह्नवी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी जाह्नवी ने उस गुंडे के दोनों पैरों के बीच में एक जोरदार किक मारा। वो गुंडा उड़ता हुआ कुछ फीट दूर जा गिरा। इतना दर्द हुआ उसे कि उसकी आवाज़ अटक गई, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। ये देख उन गुंडों का लीडर बोला दोनों को पकड़ लो और ले चलो अड्डे पे, इनकी सारी गर्मी वही निकालेंगे। उसके इतना बोलते ही उसके सारे आदमी आगे बढ़े जाह्नवी और प्रियंका को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी उन दोनों लड़कियों को पकड़ नहीं पाया जो उनके पास जाता कि क्या पंच खा के जमीन पे गिर पड़ता और फिर वो उठने की हालत में नहीं होता। दोनों लड़कियां उन गुंडों पे भारी पड़ रही थी। ये सब रुद्रा थोड़ी दूर अपनी कार रोक के ये सब देख रहा था। तभी उन गुंडों का लीडर पीछे से जाह्नवी को एक किक लगा देता है। जाह्नवी सामने जमीन पे गिर जाती है। वो इस अटैक के लिए तैयार नहीं थी। गुंडों के लीडर ने पीछे से अटैक किया था। जाह्नवी जैसे ही खड़ी हुई गुंडों के लीडर ने जाह्नवी को पीछे से जकड़ लिया। प्रियंका भी दूसरे गुंडों से उलझी हुई थी, इसलिए वो जाह्नवी को बचाने नहीं आ सकी। ये सब देख रुद्रा अपनी कार से बाहर आया, लेकिन तभी जो हुआ उसे देख वो हैरान हुआ। जाह्नवी ने अपने पैर से उस गुंडे के प्राइवेट पार्ट पे जोर से किक मार दिया। अब उनका लीडर भी जमीन पे पड़ा था। तभी जाह्नवी ने उस लीडर को पैरों से मारना शुरू किया। वो लीडर गिड़गिड़ाने लगा। तभी जाह्नवी बोली हमें अभी कहीं जाना है इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार सामने दिखाना तो जान ले लूंगी।
तभी उसने प्रियंका को इशारा किया। दोनों कार में बैठने जा रहे थे, तभी जाह्नवी की नज़र रुद्रा की कार पे पड़ी जो अभी तक वही खड़ी थी लेकिन अभी अभी आगे बढ़ गई। फिर से दोनों ने रुद्रा का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में रुद्रा की कार पिंक सोसाइटी के गेट पे खड़ी थी। उसने कार से बाहर निकल के उस विला की चाबी सिक्योरिटी को दिखाया। उस सिक्योरिटी गार्ड की नज़र जैसे ही उस चाबी पड़ी, वो समझ गया कि ये सोसाइटी का सबसे महंगा विला है और उस फ्लैट का रास्ता पूछा। गार्ड ने भी इज्जत से झुकते हुए रुद्रा को उसके विला का रास्ता बताया। फिर उसने बोला, 1 मिनट रुकिए, ऐसा करते हैं आप हमारे साथ चलिए, और वो रुद्रा की कार में आके बैठ गया। रुद्रा भी अपनी कार गेट के अंदर ले आया। रुद्रा देखते हुए जा रहा था। रास्ते के बगल में अच्छे अच्छे पेड़ लगे थे, रोड के बीच वाले एरिया में अच्छे अच्छे फूल लगे थे। थोड़ा आगे जाके बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था, वाटर पार्क भी बना हुआ था। अब तक रुद्रा की कार उसके विला के बाहर आके खड़ी हो गई। विला का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा था। तभी वहाँ एक और कार रुद्रा के कार के बगल में आके खड़ी हुई। रुद्रा हैरान नहीं हुआ कि वो जानता था कि ये लड़कियाँ उसका पीछा करते हुए आई है। तभी रुद्रा बिना पीछे देखे बोला, अब तुम लोग आ गए हो तो बता तो पीछा क्यों कर रहे हो। तभी प्रियंका कुछ बोलने को हुई, तभी जाह्नवी उसको हाथ दिखा के चुप रहने को बोलती है। फिर बोलती है, क्या घर के बाहर ही रख के बात करोगे या अंदर ले चलोगे। जाह्नवी का बर्ताव देख प्रियंका को बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि जाह्नवी लड़कों से इतनी सॉफ्टली बात नहीं करती थी। तभी रुद्रा बोला, अभी तो मैं यहाँ शिफ्ट भी नहीं हुआ हूँ। प्रियंका गुस्से में बोली, तो क्या हम तुम्हारा सामान ले जाए उठा के। तभी जाह्नवी बोली, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं शिफ्ट होने में। और इतना बोल के उसने प्रियंका की तरफ इशारा किया। तीनों ने कुछ कुछ सामान पकड़ लिया और अंदर की तरफ बढ़ गए। क्या जाह्नवी और रुद्रा एक हो पाएंगे और क्या प्रियंका रुद्रा से लड़ाई करना बंद करेगी। क्या रुद्रा डॉक्टर भल्ला के कातिलों तक पहुंच पाएगा। च 5 मनीष सिसोदिया की एंट्री। पिंक सोसाइटी। रुद्रा के विला में सब कुछ पहले से डेकोरेट था। बाकी जो कुछ सामान रुद्रा ले आया था सबको उनकी जगह जाह्नवी ने सब सेटल कर दी। वो सब कुछ भी वो अपने हिसाब से फिक्स कर दी। उसे सब काम करते देख ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी और का काम कर रही हो। उसे इतनी लगन से काम करता देखा। प्रियंका ने उसे बोला, ये क्या कर रही तू, इतने प्यार से घर सजा रही है जैसे कि ये तेरा ससुराल हो। तभी जाह्नवी ने तपाक से बोला, शादी के बाद यही आना है ना। तभी प्रियंका बोली, क्या बोल रही, ये कब हुआ। तभी जाह्नवी को लगा उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे अभी नहीं बोलना चाहिए था। उसने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा लिया। फिर बोली, अरे सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रही थी। ये सुन प्रियंका बोली, हाँ तो मजाक तक है, रहने देना, इस लंगूर से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। तभी रुद्रा किचन से बाहर आता हुआ दिखा तो दोनों चुप हो गई। रुद्रा दोनों के लिए भी चाय लाया था। फिर सब हॉल में एक एक सोफे पे बैठ गए। सब चाय पीने लग गए। तभी रुद्रा ने शांति भंग करते हुए बोला, अब पूछो क्या पूछना चाहते थे। तभी जाह्नवी बोली, तुमने ही मेरा आंखों का इलाज किया है ना। तभी रुद्रा ने हाँ में सर हिलाया। तभी फिर जाह्नवी ने उससे बोला, तुमने बिना किसी फायदे के मेरी मदद की, मैं तुम्हें तुम्हारी फीस देना चाहती हूँ। तभी रुद्रा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने किसी फायदे के लिए वो नहीं किया। तुमको जब मैंने देखा फिर मेरी नज़र तुम्हारी आंखों पे पड़ी तो मुझे लगा शायद मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, तो मैंने वही किया जो मुझे आता था। और मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है किसी की भी मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तभी रुद्रा की बात काट के प्रियंका बोली, बहुत ज्ञान की बात करते हो, कोई बाबा जी हो क्या। तभी रुद्रा ने प्रियंका को चिढ़ाते हुए बोला, मैं तो कितना भी ज्ञान की बात कर लूँ तुम्हारे समझ में तो आएगा नहीं, उसके लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं। रुद्रा के मुंह से ऐसे बात सुन के प्रियंका का गुस्सा फूट पड़ा और वो चीखते हुए बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी जाह्नवी ने उसे रोकते हुए रुद्रा से बोला, ओके अब से हम दोस्त हैं ओके। तभी फिर जाह्नवी ने रुद्रा से पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो। तभी रुद्रा बोला, फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, काम की तलाश कर रहा। तभी जाह्नवी बोली, मेरी कंपनी में काम कर लो, मैनेजर की पोस्ट खाली है। तभी प्रियंका बोली, मैनेजर क्यों, CEO बना दो। तभी जाह्नवी बोली, ये तो और अच्छा आइडिया है। फिर प्रियंका की तरफ देख के बोली, थैंक यू। ये सुन प्रियंका सन रह गई। तभी रुद्रा बोला, नहीं ठीक है, मेरे लिए तुम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं और काम कर लूंगा। तभी जाह्नवी ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, कहीं और क्यों। उसकी बात काट के प्रियंका बोली, जहाँ करना चाहता है करने देना। तभी जाह्नवी बोली, ऐसे कैसे करने दे। तभी उसकी बात सुन के रुद्रा बोला, देखो मुझे और भी कुछ काम है इसलिए मैं रेगुलर काम नहीं कर सकता। तभी जाह्नवी बोली, कोई बात नहीं, तुम रोज नहीं भी जाओगे तो काम हो जाएगा। फिर रुद्रा मान गया। फिर जाह्नवी और प्रियंका अपने अपने घर के लिए निकल गए। कार में जाह्नवी ने प्रियंका से बोला, इसके सामने वाला घर खरीदना है मुझे। तभी प्रियंका ने पूछा, सामने वाला क्यों, तू उसी के घर में रह जा। तभी जाह्नवी शर्माते हुए बोली, ये आइडिया भी अच्छा है। प्रियंका ने जाह्नवी की तरफ देखते हुए जोर से कार का ब्रेक मारा और बोली, तुम्हें हो क्या गया है। तभी जाह्नवी तपाक से बोली, मुझे प्यार हो गया है शायद। तभी प्रियंका बोली, तुझे प्यार करने के लिए वो लल्लू ही मिला था। तभी जाह्नवी उसे घूरते हुए बोली, देख उसके बारे में अब मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुन सकती। तभी प्रियंका बोली, देखो मैं नहीं चाहती तुम्हारा दिल टूटे, उसके बारे में हम जानते ही कहा है,
अभी अभी तो मिले हैं। तब तक जाह्नवी का घर आ गया। तभी जाह्नवी बोली, अच्छा अब बाद में बात करते हैं, और तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। और प्रियंका देखती रह गई। जाह्नवी उछल कूद करते हुए घर के अंदर जा रही थी। वहीं उसके घर के बालकनी से उसके माँ पापा उसको ऐसे देख मुस्कुरा रहे थे। तभी जाह्नवी की माँ सरला बोली, देखो जी हमारी बेटी कितनी खुश लग रही, ऐसा लग रहा जैसे 5 साल वाली जाह्नवी वापस आ गई हो, किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। तभी शंकर मेहता बोले, सही कहा तुमने, उस हादसे के बाद तो जैसे वो कहीं खोसी गई थी, अब जाके हमें हमारी बेटी मिली है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी ये मुस्कुराहट कभी खत्म ना हो। दूसरी तरफ रुद्रा अपने विला के एक रूम में जो रिकॉर्डिंग लाया था वो सुन रहा था। तभी उसमें उस नौकर की बात सुन लिया जो कहीं फ़ोन पे बात करके बता रहा था कि सूर्य प्रताप ठीक हो गया, और उसके मुंह से डॉक्टर भल्ला का भी नाम सुना। अब रुद्रा का शक यकीन में बदल गया। तभी उसने अपना फ़ोन लिया और सुनीता चौहान को कॉल किया। लेकिन कुछ कॉल करने के बाद जब सुनीता ने कॉल नहीं उठाया, तब रुद्रा ने फिर से सीसीटीवी ऑन किया और देखने लगा। चौहान मैंसन में एक अधेड़ उम्र का इंसान अपने कुछ बॉडीगार्ड को लेकर अंदर आ रहा था। वही सूर्य प्रताप चौहान सुनीता का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी नज़र सामने वाले इंसान पे पड़ी और वो उसे ध्यान से देखने लगे। उन्हें कुछ कुछ अतीत का याद आने लगा था। ये वही इंसान था जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई थी। उसे देखते ही उनका गुस्सा बढ़ने लगा और जोर जोर से सांसें लेने लगे। तभी सुनीता ने सूर्य प्रताप को सोफे पे बैठाते हुए बोला, क्या हुआ आपको? फिर उसने उधर देखा जहां वो इंसान खड़ा था। वो कोई और नहीं, सूर्य प्रताप के बचपन का दोस्त मनीष सिसोदिया खड़ा था। फिर उसने कहा, भाई साहब बैठिए, इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। और इतना कहते हुए वो वहां से चली गई। अब मनीष सिसोदिया सूर्य प्रताप चौहान के सामने आके सोफे पे बैठ गया और बोला, मुझे तो शायद पहचान ही गए होगे, आखिर पहचानोगे भी क्यों नहीं, तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। तभी सूर्य प्रताप लड़खड़ाती आवाज में बोले, तू तो दोस्ती के नाम पे कलंक है। अगर तेरी हरकतों का लोगों को पता चला तो लोगों का दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा। तभी मनीष सिसोदिया बोला, हाँ, और किसी को पता ना चले, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। अगर अपना मुंह खोला तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बीबी और बेटी की जान लूंगा, वो भी तड़पा तड़पा कर। उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और फिर उसने बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है, चुपचाप इन दोनों की शादी के लिए मान जाना, वरना सब मरेंगे। फिर उसने आगे कहना शुरू किया और बोला, और ये मत समझना कि मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है। वो हमारे घर भी आएगी तो नौकरानी जैसे ही रहेगी। ये सब सुन के सूर्य प्रताप की आंखें गुस्से में लाल हो गई। तभी फिर मनीष सिसोदिया बोला, और मेरी बात कान खोल के सुन लो, किसी को भी अगर मेरी सच्चाई बताई तो ये जान लो तुम्हारे घर के नौकर भी मेरे वफादार है। ये सुन के सूर्य प्रताप और गुस्सा होके बोले, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तभी मनीष बोला, तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए और शादी के बाद वो हमारी ही होगी। सुनीता वहां आ चुकी थी, उसे देख मनीष मुस्कुरा दिया। तभी घर के अंदर प्रिया आती है एक लड़के का हाथ पकड़ के। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया का बेटा आर्यन सिसोदिया था। तभी प्रिया आते ही बोली, अरे अंकल आप भी यहीं पे है। उन्हें देख मनीष सिसोदिया मुस्कुरा दिया, लेकिन सूर्य प्रताप चौहान के चेहरे पे अभी भी गुस्सा था। तभी सूर्य प्रताप प्रिया से बोले, क्या तुम अपने संस्कार भूल गए हो? किसी का भी हाथ पकड़ के ऐसे बड़ों के सामने आने का क्या मतलब है? प्रिया अपने पापा का गुस्सा देख सहम गई, पहली बार वो उससे कुछ बोले थे। तभी सुनीता ने बात संभालते हुए प्रिया से बोली, तुम फ्रेश हो के आओ। प्रिया चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी मनीष सिसोदिया बोला, प्रिया बेटा थोड़ा रुको। फिर उसने अपने चेहरे पे स्माइल लाते हुए सविता और सूर्य प्रताप की तरफ देखकर बोला, मैं हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। प्रिया और आर्यन भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी की बात सुन के प्रिया जो अब तक दुखी थी उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो शर्माते हुए वहां से चली गई। ये सब रुद्रा अपने विला में बैठ के देख और सुन रहा था। उसकी भी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसका बस चलता तो अभी के अभी मनीष को चिरफाड़ देता, लेकिन रुद्रा स्क्रीन पे नजर जमाए रहा और देखता रहा। फिर मनीष बोला, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रिया को हम अपनी बहू बना ले, और आप लोग चिंता ना करें, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर ही रखूंगा। तभी सूर्य प्रताप मन ही मन बोला, इसने तो रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। तभी सुनीता बोली, पहले तो मैं कोई भी डिसीजन ले लेती थी, लेकिन अब सूर्या ठीक हो गए हैं तो अब जो भी निर्णय लेना होगा यही लेंगे। तभी मनीष बोला, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर शादी में क्या प्रॉब्लम? तभी सुनीता बोली, देखिए भाई साहब, अभी अभी तो ये उठे हैं, थोड़ा हमें फैमिली टाइम बिताने दीजिए। तभी मनीष बोला, आप इतना कहती है तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते आऊँगा, फिर बात करेंगे। और फिर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। तभी डॉक्टर रस्तोगी की एंट्री हुई। उसने सूर्य प्रताप को देखते हुए कहा, तुम्हें जगा हुआ देखकर खुशी हुई। सूर्य प्रताप ने भी डॉक्टर रस्तोगी को देख के स्माइल दिया। तभी सूर्य प्रताप ने डॉक्टर रस्तोगी को छेड़ते हुए कहा, अरे तू तो बूढ़ा हो गया। तभी रस्तोगी बोला, हाँ तू तो जैसे अभी अभी जवानी में कदम रखा है। फिर दोनों ठहाके मार के हंसने लगे। फिर डॉक्टर
रस्तोगी ने सूर्य प्रताप से बोला मजाक बाद में करेंगे, पहले तुझे चेक कर लेता हूँ। तभी सूर्य प्रताप बोले अरे मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर रस्तोगी बोला एकदम चुप और मुझे मेरा काम करने दे। फिर सारे चेकअप के बाद उसने सुनीता की तरफ देख के बोला भाभी जी वैसे खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा करना अभी इसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सुनीता ने हाँ में सर हिलाया। और तभी फिर डॉक्टर रस्तोगी बोले भाभी जी आपके हाथ का चाय पिए जमाना हो गया है। तभी सुनीता बोली अभी बना के लती हूँ, और वो वहाँ से चली गई। तभी डॉक्टर रस्तोगी ने धीरे से सूर्य प्रताप से बोला मैंने तुझे पहले ही कहा था सिसोदिया से दूर रह, लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है। तभी सूर्य प्रताप ने रस्तोगी की तरफ देख के बोला माफ कर दे श्याम, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कमीना निकलेगा। तभी डॉक्टर श्याम रस्तोगी बोला अब जाने दे, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। फिर उसने बोला मैंने अभी अभी उसे तेरे घर से निकलते हुए देखा। फिर सूर्य प्रताप ने सारी बातें श्याम रस्तोगी को बता दिया। फिर श्याम रस्तोगी बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सूर्य ने हाँ में सर हिलाया। तब तक चाय आ गई थी, दोनों दोस्त चाय का मजा लेने लगे। तभी सूर्य प्रताप ने रस्तोगी से बोला रुद्रा को गुजरे इतने वक्त हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा जैसे ये हाल ही की बात हो। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी श्याम रस्तोगी ने आगे बढ़ के उसे गले लगा लिया, उसकी आंखों में भी आंसू थे। अभी कुछ ही पल पहले दोनों दोस्त हंस हंस के बातें कर रहे थे और अभी दोनों भावुक हो गए थे। ये देख सुनीता की भी आंखों में आंसू थे। तभी सुनीता का फोन बजा, उसने स्क्रीन देखा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से अलग हो गई। ये कॉल रुद्रा ने किया था। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो वापस सूर्य प्रताप और श्याम रस्तोगी के पास आ गई। तभी श्याम रस्तोगी बोले ठीक है अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। फिर सुनीता उनको बाहर तक छोड़ने आई। फिर सुनीता वापस आके सूर्य प्रताप से बोली आप अपना ध्यान रखना, कोई जरूरत लगे तो प्रिया को बुला लेना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सूर्य प्रताप ने हाँ में सर हिलाया और सुनीता वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद सुनीता रुद्रा के विला के सामने पहुंची तो देखा एक लड़की रुद्रा के घर का बेल बजा रही थी। ये देख सुनीता को उत्सुकता हुई ये जानने के लिए कि आखिर इस लड़की का रुद्रा से क्या संबंध है। तभी रुद्रा ने दरवाजा खोला, वहां जाह्नवी खड़ी थी। उसे देख रुद्रा स्माइल करते हुए बोला तुम अचानक यहाँ कैसे। तभी जाह्नवी बोली अब क्या तुमसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तभी रुद्रा बोला अरे नहीं, इसे अपना ही घर समझो। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़ी सुनीता चौहान पे पड़ी, उसने उन्हें भी अंदर आने का इशारा किया। तभी जाह्नवी सुनीता चौहान को देख सरप्राइज हुई और नमस्ते करते हुए बोली मिसेस चौहान आप यहाँ। तभी सुनीता बोली हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन। तभी जाह्नवी बोली मैं जाह्नवी मेहता, शंकर मेहता की बेटी। तभी सुनीता बोली बहुत सुंदर हो तुम तो। तभी जाह्नवी बोली आप भी तो किसी हीरोइन से कम नहीं हो। ये सुन के सुनीता हंसने लगी और फिर बोली तुम्हें लोगों को खुश करना अच्छे से आता है। फिर उन्होंने रुद्रा की तरफ इशारा करते हुए बोला क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुन जाह्नवी शर्मा गई और कुछ बोल ना सकी, उसने सर झुका लिया। सुनीता समझ गई कि जाह्नवी रुद्रा को पसंद करती है। तभी सुनीता ने रुद्रा से इशारे में पूछा क्या तुम भी इसे पसंद करते हो। रुद्रा भी शर्मा गया और बोला आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। और इतना बोल के वो किचन की तरफ जाने लगा। तभी जाह्नवी बोली तुम रुको, मैं बना के लाती हूँ। वो उस समय वहां से भाग जाना चाहती थी, शर्म के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे। तभी सुनीता ने बोला अरे तुम दोनों को ही जाने की जरूरत नहीं है। तभी दोनों ने सुनीता की तरफ देखा तो सुनीता ने स्माइल करते हुए कहा तुम दोनों बैठ के बातें करो, चाय मैं बना के लाती हूँ। ये देख जाह्नवी कुछ बोलने को हुई, लेकिन सुनीता ने उसे हाथ दिखा के चुप करा दिया। तभी जाह्नवी का फोन बजा, उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया और उधर से जो कहा गया उससे उसके होश उड़ गए। क्या होगा, जाह्नवी को किसका कॉल आया होगा और सुनीता रुद्रा से क्यों मिलने आई है। आगे की कहानी जानने के लिए साथ बने रहिए। चसिक्स आर्यन होटल में जाह्नवी ने कॉल पे बात करने के बाद रुद्रा की ओर देखा और बोली फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा, फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तुमसे बाद में मिलती हूँ। और इतना बोल के जाह्नवी वहां से निकल गई। तब सुनीता रुद्रा को एकटक देखने लगी और उसे देखते देखते पुराने ख्यालों में खो गई। एक रेड कलर की कार तेजी से भाग रही थी, उसको एक खूबसूरत औरत ड्राइव कर रही थी। ये खूबसूरत औरत सुनीता ही थी। उसके बगल वाले सीट पे एक छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। वो बार बार अपने बच्चे को सांत्वना दिए जा रही थी, बेटा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसके पीछे दो ब्लैक कलर की कार लगातार उनका पीछा कर रही थी, साथ ही साथ उसमें से फायरिंग भी हो रही थी। तभी एक बुलेट आके उसकी के कार के अगले पहिए में लगी और कार का बैलेंस बिगड़ा और कार एक खंभे से टकरा गई। कार के खंभे से टक्कर होते ही कार में आग पकड़ लिया और ये देख के पीछे आने वाली कार में एक शख्स बोला चलो काम हो गया। और वो दोनों कारें वापस यू टर्न लेके वहां से निकल गई। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ, अचानक वहां एक साधु जैसा इंसान आया और जलते हुए कार से उस बच्चे और उसको बाहर निकाला। बच्चा अभी भी रो रहा था और सुनीता बेहोश हो गई थी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके सर पे हाथ फेरा, उसको तुरंत होश आ गया और उसने झटपट अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। बच्चा अपनी माँ से गले लगते ही चुप हो गया। तभी उसकी नज़र उस साधु पे पड़ी और वो हाथ जोड़ के उसका शुक्रिया अदा करने लगी।
उसने कहा बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप आज नहीं आते तो मेरा बच्चा, और इतना कहते ही वो रोने लगी। तभी उस साधु बाबा ने धीरे से बोला देखो अभी तुम्हारे के ऊपर से खतरा टला नहीं है, और ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, तुम इसे मुझे सौंप दो। इतना सुनते ही वो औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने को हुई। तभी उस साधु ने कहा सिया समझो मेरी बात को। उस साधु के मुंह से अपना बचपन का नाम सुनते ही उस औरत के कदम वहीं रुक गए। तभी साधु ने फिर बोला तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारे पिता योगेश खन्ना का दोस्त अलंकार राव हूँ। अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया लेकिन तुम लोग को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी सिया को याद आया कि उसके पिता हमेशा से अपने योगेश नाम के दोस्त की तारीफ करते थे, जो कि एक आश्रम चलाते थे। फिर भी सिया ने उस साधु की तरफ शक की नज़रों से देखा। तभी साधु ने अपने गले का लॉकेट दिखाया, तब जाके सिया को यकीन हुआ कि वो साधु सच बोल रहा था। एक ऐसा लॉकेट उसके पास भी था जो कि उसके पापा ने दिया था। सिया ने हाथ जोड़ के अलंकार राव की तरफ देखा और बोली चाचा जी मेरे बच्चे को बचा लो। अलंकार ने सिया के सर पे हाथ फेरते हुए कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसे आश्रम ले जाऊंगा और जब ये वापस यहाँ आएगा तब ये फौलाद बन के आएगा और दुश्मन इसका नाम सुन के ही कांपेंगे। तभी सिया ने कहा चाचा जी मेरा दूसरा नाम सुनीता है। तभी अलंकार राव ने मुस्कुराते हुए कहा मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, और एक बात याद रखना यहाँ से जाके सबको यही बताना कि तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं है, इससे ये होगा कि तुम्हारे बच्चे के दुश्मन शांत हो जाएंगे। तभी सिया यानी सुनीता बोली लेकिन अपने बच्चे के बारे में मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। तभी अलंकार राव ने बोला अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो तुम और तुम्हारी बेटी की जान भी खतरे में पड़ सकती है, और तुम चिंता मत करो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और अब तुम जाओ यहाँ से। और इतना कहते हैं साधु वहाँ से बच्चा लेके चला गया। वही सुनीता अपने बच्चे के दूर जाने के चलते फुट फुट के रोने लगी। वर्तमान में अब रुद्रा और सुनीता चौहान आमने सामने बैठे थे। सुनीता तुरंत खड़े होकर अपनी दोनों बाहें फैला देती है, रुद्रा आके उनसे गले लग जाता है। तभी सुनीता ने रोते हुए कहा कितना इंतजार किया मेरे बच्चे, तेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने तुझे याद न किया हो। तभी रुद्रा अलग होके सुनीता के आंसू पोंछते हुए बोला माँ आप रो मत, रोने की बारी अब उनकी है जिन्होंने हम सबको रुलाया, चैन से जिन्हें नहीं दूंगा मैं उन्हें। तभी सुनीता बोला लेकिन हमें तो पता भी नहीं है कि ये सब किसने किया है। तभी रुद्रा बोला लेकिन मुझे बहुत कुछ पता चल गया है, और इतना बोल के वो सुनीता को एक रूम में ले गया और उसने टीवी पे कुछ वीडियोस दिखाए। उसे देख के सुनीता चौहान के तो होश ही उड़ गए। तभी सुनीता ने बोला लेकिन प्रिया तो आर्यन से प्यार करने लगी है, और अपने दोनों हाथ अपने सर पे रख के सोफे पे बैठ गई। और तभी सुनीता ने कहा अब क्या करें हम, वो तो शादी भी करना चाहती है उससे। तभी फिर बात आगे बढ़ाते हुए सुनीता ने बोला उसे सब बता दूंगी। तभी रुद्रा बोला लेकिन वो यकीन नहीं करेगी, वो अभी प्यार में है, वो यकीन नहीं करेगी। तभी सुनीता बोली इतना प्रूफ है तो? तभी रुद्रा बोला ये प्रूफ उसके बाप के खिलाफ है, उसके खिलाफ नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं सब मैनेज कर लूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। सुनीता ने फिर बोला उसने तो तुम्हारे पापा को धमकी भी दिया है। तभी रुद्रा फिर से बोला वो अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अब आप देखो उनके साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो घर में जितने काम करने वाले हैं उनमें देखना होगा कितने लोग सिसोदिया के आदमी हैं। फिर उसने कुछ सोचकर बोला मैं कल 2 आदमी को भेजूंगा, उन्हें आप काम पर रख लेना। सुनीता ने हाँ में सर हिलाया, फिर बोली अब मुझे जाना चाहिए, तुम्हारे पापा चिंता कर रहे होंगे। फिर उसने रुद्रा के माथे पे किस किया और वहां से निकल गई। उसी समय एक रेस्टोरेंट में नंदिनी आहूजा अपने दोस्त करण माथुर के साथ लंच पे आई थी। वो जब से आई थी करण से कुछ भी बोली नहीं थी, बस उसे गुस्से में देखे जा रही थी। तभी करण बोला अरे यार अब ऐसे घूरना बंद कर, वो गुंडे सबके सब कामचोर निकले तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं दूसरे ग्रुप को ये काम दे देता हूँ। तभी नंदिनी चिढ़ते हुए बोली वो लोग पुलिस के हाथ लग गए हैं, अगर इन सब में मेरा नाम आया ना तो तू सोच लेना, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी करण माथुर ने बोला रिलैक्स यार, एक बार जो मैंने बोल दिया वो काम हो के ही रहेगा, अब ज्यादा सोच मत। तभी नंदिनी ने बोला ये तुम्हारा लास्ट चांस है, नहीं हो पाया तो मैं अपने हिसाब से मैनेज करूंगी। तभी करण माथुर बोला तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नंदिनी उठते हुए बोली उम्मीद करती हूँ इस बार तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे, और इतना कहते हुए वो वहां से निकल गई। करण पीछे से रोकता रह गया लेकिन नंदिनी नहीं रुकी। नंदिनी के जाते ही करण का बॉडीगार्ड आके करण से बोलता है सर आपके पीछे तो इतनी लड़कियां पड़ी रहती है और आप सबको अपने जूते की नोक पे रखते हैं, फिर इसकी बकवास इतनी क्यों सुनते हैं। तभी करण बोला अरे तुझे समझ नहीं आएगा, इसके बाप के पास बहुत पैसा है, वो भी तो लूटना है और इसे जितना उड़ना है उड़ने दो, इसकी अकड़ भी ठिकाने लगाऊंगा। एक बार ये बस मेरे बेड पे आ जाए फिर ये और इसका बाप दोनों मेरे इशारों पे नाचेंगे। और इतना बोलते ही उन दोनों के फेस पे शैतानी स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्रा बैठा बैठा सोच रहा था कि आर्यन का भांडा कैसे फोड़े। उसने कुछ सोच के एक नंबर डायल किया और बोला एक आदमी पे नजर रखनी है, उसके खिलाफ जो जो सबूत मिले सब जमा करो और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और फिर उसने कॉल कट करके सारे डिटेल्स उस इंसान को भेज दिया और फिर किचन में जाने लगा। तभी उसे याद आया कि जाह्नवी किसी प्रॉब्लम्स की कर रही थी। फिर वो बोला आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला चल के देख भी लेता हूँ और बाहर ही खा लूंगा। फिर वो वहां से निकल गया।
थोड़ी देर बाद वो मेहता कॉर्पोरेशन के सामने पहुंचा है था कि उसने देखा वहां से 6 एम्बुलेंस बाहर निकल रही थी। रुद्रा ये सब देख के भौचक्का खड़ा रह गया, लेकिन वो अब तक गेट के पास आ चुका था। तभी उसने गेटमैन से पूछा यहाँ क्या हुआ है। तभी गेटमैन ने बोला जब मैडम यहाँ नहीं थी तब मयंक मेहता कुछ गुंडों के साथ यहाँ आया था, वो हम सबको परेशान कर रहा था और तो और फैक्ट्री जाके काम भी बंद करवा दिया था। फिर मैडम ने मयंक को बहुत समझाया लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हुआ। तभी मैडम को गुस्सा आ गया। फिर सब गुंडों के साथ साथ मयंक की भी खूब पिटाई की मैडम ने। अब सब के सब एम्बुलेंस में गए, वो तो तुमने देखा ही होगा। रुद्रा ने हाँ में सर हिलाया। फिर रुद्रा बोला मुझे मैडम से मिलना था। तभी गार्ड बोला अरे पागल हो गए हो क्या, मैडम अभी बहुत गुस्से में है, आज तो ऐसा लगता है उनके सामने जो भी जाएगा उसकी सामत आनी पक्की है। तभी रुद्रा बोला अरे मैडम ने खुद बुलाया है। तभी गेटमैन बोला ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ। फिर उसने एक कॉल किया, फिर बात करते हुए बोला मैंने खबर भेज दिया है, उधर से जैसे कॉल आता है मैं भेज दूंगा। फिर वो सामने वाले चाय दुकान पे इशारा किया, वहां से एक औरत चाय लेके आई और दोनों को दिया। अभी रुद्रा चाय पीना शुरू ही किया था, तभी एक मीठी आवाज आई एक चाय और दे दो। रुद्रा ने उधर देखा, वहां जाह्नवी खड़ी थी। वो गार्ड जाह्नवी को देखते हुए खड़ा हो गया। तभी जाह्नवी ने उसे बैठने का इशारा किया। वो गार्ड सोचने लगा ये रुद्रा आखिर है कौन जिसको लेने मैडम खुद बाहर तक आई है। फिर उसने रुद्रा को देखा जो आराम से चाय पी रहा था, जिसे देख जाह्नवी मुस्कुरा रही थी। फिर गार्ड मन ही मन बोला अभी थोड़ी देर पहले ये इतना गुस्सा थी, अभी इस लड़के को देखते ही सारा गुस्सा छूमंतर। फिर जाह्नवी रुद्रा के साथ ऑफिस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। उसका ऑफिस तीसरी फ्लोर पे था। वहां जाते जाते बहुत लोगों ने इन दोनों को देखा और खुसूर फुसूर शुरू हो गया पूरे ऑफिस में। फिर जाह्नवी रुद्रा को लेके अपने केबिन में चली गई। फिर दोनों आमने सामने बैठ गए। जाह्नवी ने बात करना शुरू किया और बोली तो फाइनली तुम अपनी पोस्ट संभालने के लिए रेडी हो। तभी रुद्रा बोला देखो मुझे काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तभी जाह्नवी बोली वो धीरे धीरे सब समझ जाओगे और लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तभी रुद्रा बोला और मेरी लाइफ में अभी इतने उतार चढ़ाव आ रहे कि मैं रेगुलर तो आ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता। रुद्रा की बात सुन के जाह्नवी मायूस होते हुए बोली अरे तुम्हें रोज रोज आने की जरूरत नहीं है, तुम हफ्ते में भी एक दिन आओगे तो बहुत है। तभी रुद्रा ने ना चाहते हुए भी उसकी बात मान गया। फिर जाह्नवी ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और सारी फॉर्मेलिटी पूरी किया। फिर रुद्रा खड़ा होते हुए बोला तो अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। जाह्नवी भी मान गई। रुद्रा फटाफट वहां से निकल गया। गेट पे जैसे पहुंचा उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे सैल्यूट किया। ये देख रुद्रा बोला अरे भाई पहले भाई बोलते हो फिर सैल्यूट क्यों, भाई ही रहने दो, अपनापन लगता है। फिर वो वहां से निकल गया। तभी सिक्योरिटी गार्ड मन ही मन बोला रुद्रा सर वाकई दिल के बहुत अच्छे हैं। रुद्रा अपनी कार से थोड़ी दूर पहुंचा है था कि उसका कॉल बजा। जाह्नवी का कॉल था। कॉल रिसीव करते ही जाह्नवी ने पूछा क्या तुमने खाना खाया। तभी रुद्रा बोला अभी घर जाके खा लूंगा। तभी जाह्नवी बोली याद करके खा लेना। रुद्रा ने हाँ बोला और कॉल कट कर दिया। तभी उसका फोन एक बार और बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई आर्यन अभी मोहिनी होटल में किसी लड़की के साथ रुका है। ये सुन रुद्रा के माथे पे बल पड़ गए। उसने बोला 2 मिनट रुको फोन करता हूँ। फिर उसने सुनीता को कॉल लगाया। सुनीता कॉल नहीं उठा रही थी। अब रुद्रा की टेंशन बढ़ने लगी। उसने दोबारा कॉल किया, इस बार भी सुनीता ने कॉल नहीं उठाया। तभी रुद्रा ने अपने उस आदमी को कॉल करके बोला तुम भी वहां पहुंचो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ये बोल के रुद्रा फोन साइड में सीट पे रख देता है। फिर अपनी कार की स्पीड बढ़ा के मोहिनी होटल की तरफ बढ़ा देता है। वो सिग्नल की भी परवाह नहीं कर रहा था। उसका ध्यान बस जल्दी से मोहिनी होटल पहुंचने पर था और मन ही मन बोल रहा था अगर तुमने प्रिया के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, वो भी आज के आज। सिग्नल तोड़ने की वजह से पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई थी, लेकिन रुद्रा की स्पोर्ट्स कार के आगे वो नॉर्मल कारें भला क्या ही कर सकती थी। कुछ ही समय में पुलिस वालों की नजरों के सामने से ओझल हो गया। अब रुद्रा मोहिनी होटल के सामने पहुंच गया था। वो जैसे ही कार से निकलने को हुआ उसने देखा उसका फोन बजने लगा। उसमें सुनीता का कॉल देख रुद्रा रिसीव करते ही हड़बड़ा कर बोला प्रिया कहाँ है। दूसरी तरफ से सुनीता बोली वो अपने पापा के साथ बैठ के बातें कर रही है। ये सुन के रुद्रा के कलेजे को ठंडक मिली। फिर उसने फोन जेब में रखा और मोहिनी होटल में गया। तब तक उसका आदमी भी आ गया था। रुद्रा काउंटर पर जाके सीसीटीवी फुटेज देखने का डिमांड कर दिया। रिसेप्शन वाली लड़की बोली सॉरी सर लेकिन हम आपको सीसीटीवी नहीं दिखा सकती। तभी रुद्रा ने एक नोटों की गड्डी निकाल के उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन रिसेप्शन वाली लड़की ने कहा सॉरी सर लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हुआ। ये सुन रुद्रा बोला मैं वाकई तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के इम्प्रेस हुआ। फिर रुद्रा ने बोला हम स्पेशल क्राइम ब्रांच के स्पेशल टीम से है। ये सुन वो लड़की डर गई। वो तुरंत उन दोनों को सीसीटीवी रूम में ले गई। फिर उसने वहां बैठे स्टाफ से कहा सर को जो जहां जहां का फुटेज देखना हो बेझिझक होके सब दिखाओ। वो स्टाफ फटाफट वीडियो प्ले कर दिया और रिसेप्शन वाली लड़की वहां से चली गई। धीरे धीरे रुद्रा फुटेज देख रहा था। तभी उसकी नज़र आर्यन पे पड़ी जो किसी लड़की को लेके अंदर की तरफ बढ़ रहा था। लड़की को देख रुद्रा के होश उड़ गए। आखिर क्यों रुद्रा के होश उड़ गए, क्या वो उस लड़की को जानता था। 7 आर्यन हवालात में रुद्रा ने देखा कि वो लड़की लगभग नशे में लग रही थी।
वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक लग रही थी और आर्यन उसे खींचता हुआ ले जा रहा था और लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन ओवर ड्रंक की वजह से ज़्यादा जोर नहीं लगा पा रही है। रुद्रा ने तुरंत उससे उसका रूम नंबर पूछा तो पता चला कि आर्यन का रूम तीसरे फ्लोर पे था। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा लेकिन उसने देखा लिफ्ट आने में टाइम है अभी। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा और भागते हुए तीसरे फ्लोर पे पहुंचा और आर्यन के रूम के दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से आर्यन की आवाज आई, कौन मरने आ गया? तभी रुद्रा ने बोला रूम सर्विस। तभी आर्यन ने बोला भागो यहाँ से, मुझे तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है। तभी रुद्रा बोला तेरा बाप बोल रहा हूँ कुत्ते। ये सुन के आर्यन का गुस्सा फुट पड़ा। वो तुरंत आके दरवाजा खोल देता है। जब सामने रुद्रा को देखता है तो बोला तू है कौन बे? तभी रुद्रा उसको धक्का देके अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने जो देखा उसका गुस्सा फुट पड़ा। उसने आर्यन को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। रुद्रा ने देखा कि बेड पे एक लड़की अर्धनग्न हालात में नशे में बेहोश पड़ी है और उसके बगल में एक कैमरा सेटअप हुआ था और बगल में टेबल पे शराब की बोतलें खुली हुई थी। रुद्रा को समझते देर नहीं लगी कि ये उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके वीडियो बना के ब्लैकमेल करता। अब तक आर्यन भी गुस्से में आ गया और बोला तू है कौन बे और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा, रुक मैं तुझे बताता हूँ। और इतना बोल के वो कहीं फ़ोन करने लगा। तभी रुद्रा ने उसका फ़ोन छीन के रख लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और लोग आके लड़की को इस हालत में देखे। उसने आर्यन के फेस पे एक पंच मारा जिससे आर्यन जमीन पे गिर गया। तभी रुद्रा ने प्रियंका को कॉल करके बुलाया और जाके उस लड़की के ऊपर पानी डाला जिससे लड़की को होश आ गया। होश में आते ही उसने रुद्रा को देखा और खुद को देखा। अपनी हालात देख के हड़बड़ाते हुए अपना शरीर ढकते हुए बोली तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तभी रुद्रा उसे घूरते हुए बोला मैं कुछ नहीं करना चाहता, कुछ करना होता तो तुम्हारे ऊपर पानी क्यों डालता, करना तो ये चाहता था तुम्हारे साथ। आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बोला। फिर रुद्रा आगे बोला और इधर कैमरा सेटअप भी रेडी रखा था। फिर उस लड़की ने देखा तो सच में कैमरा लगा था। तभी आर्यन की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे उसे याद आने लगा था। तभी रुद्रा बोला अपने कपड़े पहन लो। फिर वो आर्यन की तरफ देखने लगा। लड़की अपना कपड़ा लेके फटाफट बाथरूम की तरफ भाग गई। अब आर्यन गुस्से में रुद्रा को गलियां देने लगा था और रुद्रा उसे और मार रहा था। तभी प्रियंका वहां पहुंच जाती है और पहुंचते ही उसने देखा रुद्रा आर्यन को पिट रहा था। तभी प्रियंका रुद्रा को रोकते हुए बोली इसे क्यों मार रहे हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी अंदर से वही लड़की बाहर निकली और बोली ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसकी वीडियो बना के ब्लैकमेल करने का इरादा था। वो तो अच्छा हुआ कि ये आ गए वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तभी प्रियंका बोली इसका नाम रुद्रा है। तभी लड़की बोली मेरा नाम पायल बंसल है और ये आर्यन मेरा दोस्त था। तभी रुद्रा ने उसका बात काटते हुए बोला था से क्या मतलब था? तभी पायल ने आर्यन के प्राइवेट पार्ट पे जोरदार किक मारा और बोली था से मेरा मतलब ये था कि आज से इससे घिन आ रही मुझे। फिर बोली तुझे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर आगे बोली पहले इसने मुझे बहला फुसला के ज़्यादा शराब पिला दिया और फिर नशे में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ ये आ गए। तभी प्रियंका ने कहा तुम कोई बच्ची नहीं हो कि कोई तुम्हें फुसला देगा। तभी पायल उल्टी करने के लिए बाथरूम में भाग गई। फिर प्रियंका ने आर्यन को कॉलर पकड़ के जमीन से उठाया और बोली तुझे लड़कियों के वीडियो बनाने का बहुत शौक है ना, आज हवालात में तेरी वीडियो बनाते हैं। इतना बोल के उसके गाल पे एक थप्पड़ मारा और बोली गप्पू इसके शर्ट उतारो और हथकड़ी लगाओ और यहीं से पीटते हुए ले जाओ। गप्पू तिवारी ने ठीक वैसे ही किया और उसे लेके निकल गया। तभी प्रियंका बोली वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कांड होने वाला है? तभी रुद्रा बोला मुझे अब जाना चाहिए, देर हो रही है। और इतना बोल के वो जाने को हुआ तभी प्रियंका उसके सामने खड़ी हो गई और बोली तुमने लड़ाई भी की, तुम फाइट करना भी जानते हो? तभी रुद्रा बोला अरे मुझे वो सब नहीं आता, वो तो सिचुएशन देख के पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से जोश आ गया। उसके इतना कहते ही प्रियंका ने उसे घूर के देखा। तब तक पायल भी वहां आ गई और बोली आप लोग को थैंक यू। प्रियंका पायल की तरफ देखती है तब तक रुद्रा मौका देख के निकल लेता है। जब तक पायल उधर देखती है रुद्रा जा चुका था। तभी पायल बोली वो कहाँ गए, उनको डिनर के लिए इनवाइट करना था। तभी प्रियंका बोली उसका नाम रुद्रा है। तभी पायल शर्माते हुए बोली हाँ वही। तभी प्रियंका बोली कल सुबह थाने आके साइन कर देना। पायल भी राजी हो गई, प्रियंका भी निकल गई। रुद्रा अपने विला पहुंच चुका था। विला पहुंचते ही उसने सुनीता को एक मैसेज किया और फिर आर्यन का फ़ोन जेब से निकाल के लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद फ़ोन का लॉक खुल गया। उसने चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उसमें बहुत सारी वीडियो थी जो लड़कियों के बनाए थे और मैसेज चेक किया तो उसमें बहुत सी लड़कियों के पैसे भेजने और गिड़गिड़ा के वीडियो डिलीट करने को बोल रही है। रुद्रा ने तुरंत एक आदमी को कॉल करके बुलाया और आर्यन का फ़ोन देकर कुछ बोला। वो आदमी आर्यन का फ़ोन लेके वहां से चला गया। उसके जाते ही रुद्रा घड़ी के तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो चुपचाप सोने चला गया। सुबह के वक्त प्रियंका थाने में पहुंची तो देखा पायल वहां पहले से बैठी थी। उसने फटाफट उसका काम किया और उसके साइन ले लिए। तभी पायल बोली मैम वो जो रात में आए थे मुझे बचाने, उनका एड्रेस मिल सकता है क्या? तभी प्रियंका ने उसे घूर के देखा। तभी पायल फिर बोली नंबर भी होगा तो चलेगा, लेकिन प्रियंका ने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब जाओ यहाँ से वरना तुमको भी अंदर कर दूंगी। ये सुन पायल को भी गुस्सा आ गया।
ऐसे कैसे अंदर कर दोगे, नंबर नहीं देना है मत दो लेकिन धमकी नहीं। और इतना बोल के वो वहां से निकल गई। प्रियंका उसे देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ जाह्नवी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से उसका चाचा सुशील मेहता बाहर निकला और जाह्नवी को गुस्से में देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पीटने की। तभी जाह्नवी ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और आराम से बोली, उसकी हरकतें ऐसी थी कि मुझे मजबूरन उसे पीटना पड़ा। तभी सुशील बोला, अगर उसने कुछ गलती किया भी तो तुम मुझे बताती उसको क्यों मारा। उसका हाथ टूट गया है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सुशील का शोरगुल सुन के अंदर से शंकर मेहता और सरला मेहता भी बाहर आ गए। तभी शंकर मेहता ने बोला, सुशील ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तभी सुशील बोला, मेरा दिमाग ठीक है, अपने दिमाग को चेक करवाओ, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है, इसने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी शंकर मेहता बोले, जरूर तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा, मेरी बेटी को मैं अच्छे से जानता हूँ और मुझे गर्व है अपनी बेटी पे। तभी सुशील बोला, अगर कोई गलती किया भी उसने तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देगी क्या। तभी जाह्नवी बोली, उसने गुंडे ले जाके मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ किया, फैक्ट्री जाके वर्कर्स को टॉर्चर कर रहा था, उसे कैसे छोड़ देती, अभी तो उसे और मारना था लेकिन उतने में ही वो बेहोश होगा। ये सुन के सुशील बोला, तुम लोग को मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम लोग को चैन से नहीं रहने दूंगा। ये सब देख के जाह्नवी की मां सरला मेहता घबरा गई थी। तभी शंकर मेहता सुशील से बोले, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना भूल जाएंगे कि तुम छोटे भाई हो। वैसे भी तुमने छोटे भाई वाले कोई काम किए नहीं आज तक, तुमने हमेशा मुझे गिराने की कोशिश किया लेकिन मैं चुप रहा, लेकिन अब बात मेरी बेटी की है इसलिए अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी सुशील बोला, अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगा और अभी जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका भी हिसाब होगा। और इतना बोल के सुशील वहां से चला गया। दूसरी तरफ सुनीता और प्रिया ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सुनीता ने उसे आर्यन के अरेस्ट होने वाली पूरी बात बता दिया। तभी प्रिया बोली, इतना बेकार मजाक मत करो। तभी सुनीता बोली, चलो पुलिस स्टेशन पता चल जाएगा। फिर नाश्ता करने के बाद दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सुनीता ने आर्यन के बारे में पूछा। गप्पू तिवारी ने सब सच बता दिया। तभी प्रिया बोली, तुम लोग आर्यन को फंसा रहे हो, मेरा आर्यन ऐसा नहीं है। तभी गप्पू तिवारी बोला, होटल का सीसीटीवी फुटेज है और इसने उस लड़की का जो वीडियो रिकॉर्ड किया वो वीडियो भी मौजूद है, लेकिन प्रिया को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। तभी सुनीता बोली, अब हमें चलना चाहिए। तभी प्रिया बोली, लेकिन आर्यन से मिले नहीं है, उससे मिल लेंगे तो सच्चाई पता चल जाएगी। तभी सुनीता ने उसे डांटते हुए बोला, पागल मत बनो, चुपचाप चलो। प्रिया ना चाहते हुए भी सुनीता के साथ जाने लगी, लेकिन वो आर्यन से मिलकर उससे पूछना चाहती थी, लेकिन सुनीता के सामने मजबूर फील कर रही थी। उसे कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा था कि आर्यन को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो आर्यन पे पूरा भरोसा करती थी। रास्ते में सुनीता ने प्रिया को एक फ़ोन दिया और बोली, ये लो आर्यन का फ़ोन, इससे तुम्हारा वजह दूर हो जाएगा। तभी प्रिया ने अपनी मां को शक की नज़रों से देखते हुए बोली, तो आपने आर्यन को फंसाया है। सुनीता ने उसे डांटते हुए बोला, पहले फ़ोन को अच्छे से चेक कर लो, फिर सब पता चल जाएगा। प्रिया ने फ़ोन ओपन किया तो जो उसे दिखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि कैसे कैसे वीडियो थे और कैसे कैसे ब्लैकमेल करता था। आर्यन के सारे मैसेज और कॉल पड़े थे। अब प्रिया की आंखों में आंसू थे और वो गुस्से में बोली, इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अब तक वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। तभी सुनीता ने आर्यन का फ़ोन एक आदमी को दिया और वो लेके वहां से निकल गया। अब सुनीता ने कॉल किया रुद्रा को और प्रिया की हालत के बारे में बताया। तभी रुद्रा बोला, प्रिया को थोड़ा टाइम दो, वो समझदार है, खुद को संभाल लेगी, उसके बाद हम आगे एक्शन लेंगे। सुनीता ने ठीक है कहा और कॉल काट दिया। रूम में प्रिया रोते हुए बोल रही थी, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, मुझे खुद से घिन आने लगी। तभी कमरे में सुनीता आई। प्रिया उसे देख हैरान हुई और रोते हुए उसके गाके लग गई। तभी प्रिया ने अपनी मां से रोते हुए कहा, मां मैं जीना नहीं चाहती। तभी सुनीता ने उसके मुंह पे उंगली रखा और बोली, एकदम चुप, मरे तेरे दुश्मन, अच्छा रेडी हो जा, तुझे किसी से मिलाने ले जाना है। तभी प्रिया बोली, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना, कुछ समय के लिए अकेला रहने हो। सुनीता ने भी जबरदस्ती नहीं किया और बोली, ठीक है। वो बाहर चली गई। अपनी मां के जाते ही प्रिया दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ आर्यन की जमकर खातिरदारी किया प्रियंका ने, आर्यन भी सब कुछ बकता गया। दूसरी तरफ रुद्रा अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसके आगे वाली कार ने ब्रेक मारे। रुद्रा साइड से निकलता कि साइड में भी एक कार आकर खड़ी हो गई। बैक करने का सोचा लेकिन पीछे विवेक कार आकर खड़ी हो गई। रुद्रा समझ गया कि इनके इरादे अच्छे तो बिल्कुल नहीं है। फिर सब में से कुछ गुंडे हथियार लेके बाहर निकले। रुद्रा भी बाहर आया। रुद्रा ने देखा कि सामने गुंडों में एक इंसान देखा देखा सा लग रहा है। तभी दीपक मेहरा बोला, भूला तो नहीं है ना मुझे। तभी रुद्रा को याद आया कि उसने इस आदमी को कहा देखा। फिर उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और बोला, पिछली बार की मार भूल गया है क्या। तभी दीपक मेहरा बोला, कौन मार खाएगा इसका पता तो अभी चल जाएगा। इतना कहते ही इसने अपने गुंडों को रुद्रा को मारने को भेजा। रुद्रा भी भिड़ गया। उसका एक बार जिसको भी लगता वो जमीन पे लौटने लगता। कुछ ही देर में सबके सब जमीन पे पड़े थे।
ये सब देख के दीपक मेहरा डर गया। तभी रुद्रा आके फिर उसे एक थप्पड़ लगा दिया और बोला, फिलहाल मैं एक दूसरे मामले में उलझा हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, उससे निपट लूँ, फिर तुमसे मुलाकात करूंगा। फिर उसने बोला, जल्दी से रास्ता खाली करो। वहाँ ये जो भी घटना हुई ये सब एक लड़की बड़े ध्यान से देख रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल बंसल थी। वो बाहर निकल के रुद्रा की ओर बढ़ी, तब तक रुद्रा वहां से जा चुका था। तभी पायल बोली, ओ शिट, ये फिर चला गया। इसलिए वो बेमन से अपनी कार की तरफ बढ़ गई। मीडिया में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। जाने माने बिजनेसमैन मनीष सिसोदिया का बेटा अरेस्ट और नीचे उसके किए गए गुनाह गिनाए जा रहे थे। हर तरफ इसी बात की चर्चा चल रही थी। मनीष सिसोदिया फोन पे किसी से बात करते हुए बोलता है, कैसे भी करके मेरे बेटे को बाहर निकलो, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है और बेटा भी जेल में है। तभी दूसरी तरफ से वकील ने कहा, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसे बेल दिलाना बहुत मुश्किल होगा। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रीजन चाहिए, वही समझ में नहीं आ रहा। तभी मनीष सिसोदिया बोला, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे चाचा का देहांत हो गया है, ये रीजन देके उसे बाहर निकलवाओ। तभी वकील बोला, ये आइडिया काम कर सकता है। दूसरी तरफ प्रिया को एक फ़ोन आता। प्रिया ने जैसे फ़ोन उठाया और बोली, हेलो कौन। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता। फिर उसने आगे जो बोला उससे उसके होश उड़ गए। चैट, प्रिया खतरे में। प्रिया को जो कॉल आया था उसमें बोला गया, आर्यन को फंसाया गया है। प्रिया ये सुन के हैरान हो गई। तभी दूसरी तरफ से फिर बोला गया, उसकी बेगुनाही का सबूत चाहिए तो दिए हुए एड्रेस पर अकेले आ जाओ, वो भी बिना किसी को कुछ भी बताए, अपनी माँ को भी मत बताना और अकेले आना वरना कोई सबूत नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में प्रिया मौका देख के घर से बाहर निकल गई। वो बाहर निकल ही रही थी कि रुद्रा के भेजे एक आदमी की नज़र प्रिया पे पड़ी। वो कार के आगे आके खड़ा हो गया। प्रिया ने ब्रेक लगाया और बाहर आके बोली, पागल हो गए हो क्या। तभी उस आदमी ने बोला, मैडम आप कहीं जा रही है और आपकी कार पे घुल जमी है तो सोचा साफ कर दूं। प्रिया बोली, अभी मुझे कहीं जल्दी जाना है, बाद में साफ करते रहना। तभी उस आदमी ने बोला, अच्छा ठीक है, अभी केवल कांच साफ कर देता हूँ। और इतना बोल के अपना गमछा लेके साफ किया और मौका देख के जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। थोड़ी देर में प्रिया अपनी कार भगाए जा रही थी और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था और आर्यन बेगुनाह है इसकी खुशी भी उसे हो रही थी। फिर सोचने लगी, अगर कोई फंसा रहा है तो आखिर कौन हो सकता है वो। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के चाचा का देहांत हो चुका था। अब वो मरे कैसे ये तो वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। इसी को जरिया बना के वकील आर्यन को छुड़ाने पहुंच गया। दूसरी तरफ प्रिया शहर से बाहर एक खंडहर के सामने कार रोकती है और आवाज देती है, मैं आ गई हूँ, बाहर आ जाओ। तभी उसे एक दरवाजा खुलता दिखा, उस पे लिखा था, अंदर आ जाओ। जैसे ही प्रिया अंदर घुसी वो दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। प्रिया को अब डर लगने लगा था, लेकिन हिम्मत जोड़ते हुए आगे बढ़ती गई। थोड़ी आगे जाके एक और दरवाजा मिला, उसके जाते ही वो भी खुल गया। वहां भी लिखा था, अंदर आ जाओ। प्रिया अंदर घुस गई, वो दरवाजा भी बंद हो गया। वहां पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। अब प्रिया पूरी तरह से डर गई और सोचने लगी, इस अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वहां लाइटें जलनी शुरू हुई। उसने देखा वहां दीपक मेहरा खड़ा था। उसे देख उसने राहत की सांस ली और बोली, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं कौन है। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तुमने बोला था आर्यन निर्दोष है। दीपक ने हाँ में सर हिलाया। तभी प्रिया बोली, हमें सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे। तभी दीपक बोला, पहले बैठो, आराम करो, अभी अभी तो आई हो। प्रिया आराम से कुर्सी पे बैठ गई। तभी दीपक बोला, क्या लोग, ठंडा या गर्म। तभी प्रिया बोली, कॉफ़ी मिलेगी। दीपक ने आवाज लगाया, 2 कॉफ़ी। और फिर प्रिया से बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, कौन सी क्रीम लगा रही हो। प्रिया को कुछ अजीब लगा। उसने बोला, यहाँ क्रीम पूछने के लिए बुलाए हो। तभी दीपक बोला, अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी खूबसूरती देख के फिदा हो गया था, हर बार की तरह। तभी प्रिया बोली, काम की बात करो। तभी दीपक बोला, पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। तभी एक नौकर वहां 2 कॉफ़ी लेके आ गया। दीपक ने एक कॉफ़ी प्रिया को दिया और एक खुद पीने लगा। कॉफ़ी पीते हुए उसने बोला, मैंने तुमसे ना जाने कितनी बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन तुमने उस आर्यन को चुना और तो और तुमने उसकी हकीकत भी देख लिया। तभी प्रिया बोली, लेकिन तुमने तो बोला था कि आर्यन बेगुनाह है और तुम्हारे पास उसका सबूत है। तभी दीपक बोला, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे बोलता कि अकेले मुझसे मिलने आओ तो क्या तुम आती। तभी प्रिया गुस्से में उस पे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ज्यादा नखरे मत कर, मुझे खुश कर दे, फिर यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो यही सड़ेगी और रोज रोज नर्क वाली जिंदगी जीने को मजबूर कर दूंगा। रोज रोज जिस्म नोचवाने से अच्छा है आज खुद से मान जाओ, वरना तुम्हारा जिस्म तो मैं कैसे भी हासिल कर ही लूंगा। अब प्रिया पूरी तरह डर गई और तो और उसे चक्कर भी आने लगे। तभी प्रिया ने पूछा, तुमने मुझे क्या दिया है। तभी दीपक बोला, नशे की दवाई दिया है तुझे, अब तेरे साथ जो होगा उसकी जिम्मेवारी तेरी कगत की होगी। आर्यन में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, वो भी पैसे के दम पे रोज लड़कियां बदलता है और मैं भी। अब प्रिया के ऊपर बेहोशी छाने लगी थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, और इतना बोल के वो बेहोश हो गई। तभी दीपक प्रिया को उठा के एक बेड पे ले गया और वो दरवाजा बंद कर दिया और प्रिया की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजा टूट के उसके ऊपर आ गिरा, जिससे दीपक उड़ता हुआ दीवार से जा भिड़ा
उसे काफी चोट आई। उसने दर्द में कराहते हुए उधर देखा तो एक मास्क में आदमी खड़ा था। उसने पूछा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? तभी मास्क वाला इंसान बोला, मुझे तुम्हारा कोई दरवाजा नहीं रोक सकता, तुम जैसों के लिए यमराज हूँ, यमराज बुला सकते हो। इतना बोलते ही उसने दीपक के पैरों के बीच जोरदार कीक मारा और दीपक का दर्द के मारे बुरा हाल हो गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। इतनी आवाजें सुन के दीपक के कुछ लोग वहां पहुंच गए, लेकिन मास्कमैन ने उन सबको थोड़ी देर में मात दे दी। अब कोई उठने की हालत में नहीं था। सबको बेहोश करके उसने प्रिया को गोद में उठाया और दीपक को घसीट के बाहर ले आया और शहर के बीचों बीच एक गोल चक्कर के पास दीपक को लटका दिया। हाथ पैर बांध के उसके गले पे एक प्लेट लटका दिया जिस पर लिखा था, इसने एक लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की, इसलिए इसे मौत की सजा दी जा रही है। नीचे लिखा था पावरमैन। फिर बंदूक निकाल के उसने दीपक के सर के बीचों बीच शूट कर दिया। अगले दिन सुबह में प्रिया की आंखें खुली तो खुद को अनजान जगह देख के उसके होश उड़ गए। फिर उसने खुद को चेक किया तो पता चला सब सही है। तभी आवाज आई, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, नाश्ता कर लो। प्रिया भाग के गई देखने तो रुद्रा किचन में काम कर रहा था। तभी प्रिया ने पूछा, मैं यहाँ कैसे और ये कौन जगह है? तभी रुद्रा बोला, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ब्रेकफास्ट टेबल पे। प्रिया अभी कुछ सोच रही थी, तब तक रुद्रा ने अपना फोन प्रिया की तरफ बढ़ा दिया और बोला, लो बात कर लो। प्रिया ने जैसे ही हेलो बोला, दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई, प्रिया बेटा तू घबरा मत, ये अपना रिश्तेदार है, तू डर मत। ये सुन प्रिया ने राहत की सांस ली और बोली, ठीक है माँ, और इतना बोल के वो फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद प्रिया और रुद्रा दोनों नाश्ता करने लगे। प्रिया ने उससे पूछा, अब बताओ मैं यहाँ कैसे आई? तभी रुद्रा ने रात में जो हुआ वो सब बता दिया, लेकिन खुद के इन्वॉल्वमेंट की जगह पावरमैन को बता दिया और बोला, उसने मेरा कार रोक के तुम्हें मेरे हवाले किया और चला गया। मन ही मन प्रिया उस पावरमैन को थैंक यू बोलने लगी। तभी रुद्रा ने टीवी ऑन किया तो उसमें न्यूज़ आ रहा था। उसमें दीपक के मरने की ही खबर आ रही थी। ये देख प्रिया भी हैरान हुई। फिर उसने बोला, ऐसे लोग दुनिया में ना रहे तो है अच्छा है। रुद्रा ने हाँ में सर हिलाया और बोला, रात को जो कुछ भी हुआ कहीं जिक्र मत करना, वरना पावरमैन के लिए दिक्कत हो सकती है। फिर प्रिया भी मान गई। तभी वहां जाह्नवी आ गई और उसने प्रिया को रुद्रा के साथ देख लिया और वो गुस्से में लाल हो गई और चीखते हुए बोली, कौन है ये लड़की और यहाँ क्या कर रही है यहाँ? तभी रुद्रा बोला, अरे ये कल रात में आई है और अभी चली जाएगी। तभी जाह्नवी ने बोला, क्या कहा, कल रात से यहाँ है? तभी रुद्रा ने उसे ट्रैक से उतरते हुए देखा और बोला, तुम्हें याद है उस दिन मिसेस चौहान आई थी? ये उन्हीं की बेटी है और रिश्ते में ये मेरी बहन लगती है। ये सुन जाह्नवी ने हंसते हुए कहा, तो पहले क्यों नहीं बोला कि ये तुम्हारी बहन लगती है? ये सुन के प्रिया भी मुस्कुराने लगी। तभी प्रिया बोली, अब मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं चलती हूँ। फिर वो बाहर निकल गई। तभी जाह्नवी ने रुद्रा को घूरते हुए फिर पूछा, सच में वो तुम्हारी बहन है ना? रुद्रा ने हाँ में सर हिलाया। एक बार को तो उसने सोचा इसे सच बता दूं, लेकिन फिर सोचा अभी इसे कितने ही दिन हुए मिले हुए। तभी जाह्नवी बोली, चलो आज मेरे साथ शॉपिंग करने। रुद्रा पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी जाह्नवी के साथ रहना अच्छा लगता था। तभी रुद्रा झट से बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जाह्नवी ने सुन लिया था, लेकिन उसने रुद्रा के मुंह से उस सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने पूछा, तुमने क्या बोला अभी? तभी रुद्रा बोला, कुछ नहीं। तभी जाह्नवी बोली, मैंने तो उसी दिन तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था जिस दिन तुमने मेरी आंखें ठीक किया और बिना कुछ लिए वहां से चले गए। दूसरे लोग होते तो लंबी लंबी डिमांड करते। तभी रुद्रा बोला, सच बोलूं तो जब मैंने तुम्हें पहले बार उसी पार्क में देखा तो तुमसे प्यार कर बैठा। फिर पता चला तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है। फिर ये सोच के इलाज करने गया कि ठीक हुई तो भी और ठीक नहीं हुई तो भी तुमसे ही प्यार करूंगा। उसके इतना कहते ही जाह्नवी उसके गले लग गई। फिर दोनों शॉपिंग पे निकल गए। मार्केट पहुंच के दोनों एक मॉल में पहुंचे। वहां रुद्रा ने जाह्नवी के लिए ड्रेस सेलेक्ट किया तथा जाह्नवी ने रुद्रा के लिए कपड़े चुने। फिर जाह्नवी ट्रायल रूम में गई और रुद्रा के चूज किए एक एक ड्रेस को पहन के आती और रुद्रा को दिखाती। रुद्रा किसी किसी को देख के हाँ बोलता तो किसी किसी को देख के ना बोल देता। ये सिलसिला काफी बार हुआ। फिर रुद्रा भी जाके जाह्नवी के दिए कपड़े को पहन के आता और जाह्नवी को दिखाता। जाह्नवी ने भी ठीक वैसे ही किया। फिर जाह्नवी बोली, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। रुद्रा उसके पीछे पीछे चला गया। वहां जाह्नवी आइसक्रीम खा रही थी, जबकि रुद्रा चुपचाप खड़ा था। जाह्नवी ने रुद्रा को भी लेने को कहा। रुद्रा ना चाहते हुए भी आइसक्रीम ले लेता है। तभी एक 5 साल की छोटी बच्ची रुद्रा के पास आके बोली, सर मुझे भी आइसक्रीम दिला दो। रुद्रा को उसकी मासूमियत बहुत प्यारी लगती है। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम लेके छोटी बच्ची को दिया और बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्ची ने कहा, मेरा नाम खुशी है। तभी रुद्रा बोला, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? तभी खुशी बोली, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तभी रुद्रा बोला, तुम कहाँ रहते हो? तभी खुशी बोली, एक यहाँ बस्ती में एक दादी रहती है, उनके पास है मेरे जैसे 8 बच्चे रहते हैं। जाह्नवी बड़े ध्यान से रुद्रा और उस बच्ची की बातें सुन रही थी। तभी फिर खुशी आइसक्रीम खाते हुए बोली, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ मांगू। तभी रुद्रा बोला, हाँ बोलो ना। तभी खुशी बोली, मेरे दोस्तों को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, क्या उनके लिए भी आप दिला सकते हो? तभी रुद्रा बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर उसने और भी आइसक्रीम लेके बच्ची को देने को बोला। तभी उसी के उम्र का एक लड़का भागते हुए आया जिसका नाम बंटी था।
उसने बोला खुशी जल्दी चल, दादी की तबीयत खराब हो गई है। ये सुन खुशी सारे आइसक्रीम लिए बिना ही उसके पीछे भाग पड़ी। रुद्रा भी उनके पीछे भाग पड़ा। तभी आइसक्रीम वाला बोला सर पैसे। तभी जाह्नवी ने अपने पास से 500 का नोट निकाला और आइसक्रीम वाले को देके वो भी उनके पीछे गई। देखने से ऐसे लग रहा था कि दो बच्चे भाग रहे हैं और रुद्रा उनको पकड़ने किस लिए उनके पीछे भाग रहा था। वहाँ लोग बात बनाने लगे। एक आदमी बोला ये लड़का उन बच्चों के पीछे क्यों भाग रहा। तभी दूसरा बोला जाने दे, ना हो सकता हो वो लोग कुछ चुरा कर भागे हो। तभी पहला बोला हाँ ये भी हो सकता है। तभी जाह्नवी भी पीछे पीछे भागते हुए आई तो वो लोग चुप हो गए। वो बच्चे एक झोपड़ी जैसे घर के अंदर घुस गए। रुद्रा भी उनके पीछे वहां घुस गया। फिर जाह्नवी भी अंदर जाके देखे तो एक औरत बेड पे लेटे हुए खांस रही थी और उसकी हालत खराब लगती थी। तभी रुद्रा बोला क्या पानी गर्म करने के लिए कोई उपाय है तो जल्दी करो। तभी उसमें से एक लड़का जो लगभग 9 साल का था वो जल्दी से जाके पानी गर्म करके लाया। रुद्रा ने अपने जेब से एक जड़ी बूटी निकला और गर्म पानी में मिला किस उस औरत को पिलाने लगा। थोड़ी देर में औरत को राहत मिली। तभी वो औरत रुद्रा की तरफ देख के हाथ जोड़ के बोली आपका धन्यवाद। फिर आगे बोली मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन ये सोचती हूँ अगर मैं मर गई तो इन बच्चों का क्या होगा, यही सोच के जीने के लिए लड़ने लगती हूँ। तभी रुद्रा बोला आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, ये आपका परमानेंट इलाज नहीं है, ये इलाज टेम्प्रोरी था। ये सुन के बच्चे घबराने लगे। तभी रुद्रा बोला देखो बच्चों डरो मत, दादी को कुछ नहीं होगा, इनका इलाज भी हो जाएगा। तभी दादी बोली हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से कराएंगे इलाज। तभी जाह्नवी बोली आप पैसे की चिंता ना करें, आप बस जल्दी ठीक होने पे ध्यान दे। फिर वो दादी को सहारा दे के बाहर ले जाने लगा और पीछे मुड़ के बच्चों को देखा। तभी जाह्नवी अपने साथ लाई हुई आइसक्रीम सभी बच्चों में बांट देती है। फिर रुद्रा बोला अभी एक गाड़ी यहाँ आएगी और वो तुम सबको दादी के पास ले जाएगी। ये सुन के बच्चे बहुत खुश हुए। जहाँ जाह्नवी की कार खड़ी थी वहाँ पे एक बड़ी कार आके खड़ी हो गई। तभी रुद्रा ने बच्चों को बोला सब लोग उसमें बैठ जाओ और फिर वो दादी को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। हॉस्पिटल पहुंच के उसने दादी को एडमिट करा दिया। यूँ तो रुद्रा भी उनका इलाज कर सकता था लेकिन दादी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए उसने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहाँ दादी से मिलने के बाद सारे बच्चे को एक दूसरी जगह रुद्रा ने शिफ्ट करवा दिया। तभी रुद्रा का फोन बजा। उसने देखा तो सुनीता चौहान का कॉल था। उसने जैसे हेलो बोला उधर से सुनीता घबराते हुए बोली प्रिया कहाँ है, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। ये सुन रुद्रा के होश उड़ गए, वो तो सुबह में ही निकल गई थी। तभी रुद्रा बोला वो अभी तक घर नहीं पहुंची, आप चिंता ना करें मैं देखता हूँ। चेन्नई मेरा बेटा जिंदा है। रुद्रा तुरंत अपने फोन से प्रिया के कार का लोकेशन ट्रैक करता है तो पता चला कि प्रिया की कार उसके घर जाने वाले रास्ते पर खड़ी है। रुद्रा वहां जैसे पहुंचा उसने देखा कार का गेट खुला है और प्रिया का फोन कार में ही है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि प्रिया की जान खतरे में हो सकती है, शायद वो किडनैपिंग की शिकार हो गई है। उसने आसपास देखा, थोड़ी दूर एक खंभे पे सीसीटीवी दिखा। उसने तुरंत एक नंबर पे कॉल किया और बोला एक सीसीटीवी की फुटेज चाहिए जल्दी, थोड़ी देर पहले यहाँ किडनैपिंग हुई है। और कॉल कट कर दिया। फिर चहलकदमी करते हुए सोचने लगा किधर जाओ। तभी उसे ख्याल आया और प्रियंका को कॉल किया और बोला आर्यन के केस का क्या हुआ। तभी प्रियंका बोली वो तो बेल पर बाहर है, वैसे उसके केस की सुनवाई मंडे को है। तब तक रुद्रा कॉल कर चुका था। तभी प्रियंका गुस्से में बोली इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मुंह पे कॉल काट दिया। अभी रुद्रा फिर कार में बैठा ही था कि उसका फोन फिर बजा। उसने देखा तो उसका कॉल था जिसको उसने चौहान विला में काम पे रखा था। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया उधर से कराहते हुए आवाज आई सर हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं रोक सके उन्हें। तभी रुद्रा बोला किसे नहीं रोक पाए। तभी उधर से आवाज आई सिसोदिया के आदमी आए थे, वो सर और मैडम को ले गए। वो लोग बहुत ज्यादा थे इसलिए हम उनसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सके। तभी रुद्रा बोला ठीक है तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर रुद्रा अपनी कार भगाते हुए एक टनल के अंदर गया। टनल पार होते ही उसकी कार का कलर चेंज होकर व्हाइट से ब्लैक हो गया और तो और नंबर की जगह पावरमैन लिखा था। दूसरी तरफ सिसोदिया निवास में सुनीता और सूर्य प्रताप को कुछ लोग पकड़ के लाए और उन्हें कुर्सी से बांध दिया। तभी मनीष सिसोदिया आया और बोला प्यारे समधी और समधन जी कैसे हो आप लोग, यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुए ना। तभी सूर्यकांत ने बोला हर पापी का अंत होता है, तेरा भी जल्दी होगा। तभी मनीष बोला कौन करेगा मेरा अंत, तू जो खुद खड़ा होने के लिए दूसरों का सहारा लेता है। ये सुन के सूर्यकांत गुस्से में अपनी दांत भींचते रह गए। तभी फिर मनीष ने कहा दुल्हन को भी लाया जाए। तभी दो लड़कियां प्रिया को पकड़ के वहां ले आए और एक कुर्सी पे बांध दिए। तभी मनीष प्रिया से बोला अगर अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहती है तो शादी के लिए मान जाओ, वरना इन दोनों को तुम्हारे आंखों के सामने मारेंगे, फिर तुम्हारे साथ कुछ होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। तभी आर्यन आया और प्रिया के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोला तू समझती क्या है अपने आप को, हमें तेरी प्रॉपर्टी चाहिए। तेरे बाप ने सारी जायदाद तेरे भाई के नाम कर दिया था, अब वो नहीं रहा तो तेरे से शादी करके सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सुन के प्रिया के होश उड़ गए। अभी तक उसे थोड़ा बहुत लगता भी था कि आर्यन बेकसूर है, अब उसके आंखों के सामने से वो शक का पर्दा हट चुका था। तभी जाह्नवी बोली चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तभी आर्यन ने एक और थप्पड़ मारा और बोला तुझे नहीं मारेंगे वरना हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, बल्कि मारेंगे इन बूढ़े बूढ़ी को।
और इतना बोल के उनकी तरफ बंदूक का निशाना लगाने लगता है। तभी प्रिया चीखती हुई बोली, रुको, उन्हें कुछ मत करो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुन के आर्यन अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तभी मनीष बोला, वाह बेटे, तूने आज प्रूफ कर दिया कि तू वाकई मेरा ही खून है। फिर उसने जोर से आवाज लगाया और बोला, पंडित को जल्दी लेके आओ और साथ में वकील को भी। फिर दोनों बाप बेटे जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। जब इनकी हंसी बंद होती है तब एक औरत की हंसी गूंजने लगती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि सुनीता थी। उसे हंसते हुए देख दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखने लगे। तभी आर्यन उसे घूरते हुए बोला, क्या रे बुढ़िया, पगला गई क्या? तभी सुनीता हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम लोग के बेवकूफ़ी पे हंस रही हो। प्रिया से शादी करके भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बेटा जिंदा है। और ये सुन के वहाँ सबके होश ठिकाने आ गए। तभी सुनीता बोली, मुझे तो तुम लोग पे पहले से शक था। जब सूर्य प्रताप का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मैंने उसे छिपा दिया। तभी मनीष बोला, कौन है वो और कहाँ है, जल्दी बता। वही सूर्य प्रताप को जब पता चला कि उनका बेटा जिंदा है, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रिया भी खुश थी। लेकिन तभी सूर्य प्रताप ने बोला, ये बोल के तुमने उसको भी खतरे में डाल दिया। मनीष को अब अपने सपनों पे पानी फिरता दिख रहा था। वो बोला, तू बोलेगी और हम मान लेंगे। अगर तेरा बेटा जिंदा होता तो कब का दिख गया होता। वैसे मजाक अच्छा कर लेती हो मिसेस चौहान। उसने बोला, जल्दी बताओ तेरा बेटा कहाँ है, वरना तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तभी प्रिया बोली, नहीं मां, मत बताना। सूर्य प्रताप ने भी बोला, नहीं सुनीता, कुछ मत बताना। तभी मनीष बोला, सब चुप, अब बता दे वरना एक एक को गोली से भून देंगे। तभी सुनीता बोली, थोड़ा वेट कर लो, वो आता ही होगा। वो जैसे आएगा तुम सबकी मौत पक्की है। तभी आर्यन ने कॉमेडी करते हुए बोला, अरे मैं तो मर गया, और जमीन पे लेट जाता है। फिर सब हंसने लगते हैं। तभी मानस बोला, देखते हैं अगर 1 घंटे में वो आ गया तो ठीक, वरना तुम सबको गोलियों से भून दूंगा। उसकी आवाज़ सुन के सुनीता बोली, वक्त बताएगा कौन मरेगा। तभी उसके बगल में बैठे सूर्य प्रताप चौहान बोले, वो अकेला इन सब से कैसे लड़ेगा। तभी सुनीता बोली, वो फौलाद है, अकेला 100 पे भारी पड़ेगा। उसकी बात सुन के फिर सब गुंडे हंसने लगे। तभी एक आदमी दरवाजे को तोड़ते हुए उड़ता हुआ सामने दीवार से जा भिड़ा। तुरंत एक और आदमी ठीक वैसे ही उड़ता हुआ दीवार से जा भिड़ा। तभी सुनीता बोली, आ गया मेरा शेर, अब खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। तभी मनीष जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कोई अकेला आएगा इतने लोगों को मार के चला जाएगा। तभी आर्यन बोला, हम सब ने चुड़िया नहीं पहनी, और प्रिया की तरफ हवस भरी नज़र से देखने लगा। प्रिया को उससे अब घिन आ रही थी, वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। तभी मनीष बोला, कितने लोग आए हैं। उसका एक आदमी दूर से बोला, बस एक है। तभी मनीष बोला, 5 मिनट के अंदर वो मेरे कदमों में होना चाहिए। उसका कहना अभी पूरा ही हुआ था कि वो आदमी उड़ता हुआ सुनीता के कदमों के पास जा गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो दोबारा उठने की कोशिश किया, लेकिन उसका शरीर जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गया। तभी सुनीता फिर बोली, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ टाइम। तब तक एक मास्क मैन वहां अंदर तक आ चुका था। तभी मनीष बोला, मारो इसे, बहुत उड़ रहा है। तभी उसके कुछ लोग मास्क मैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी हमला मास्क मैन को छू भी नहीं पाता। तभी गलती से एक आदमी मास्क को खींच देता है तो प्रिया उसका चेहरा देखकर दंग रह जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि रुद्रा था। रुद्रा बिना मास्क का ध्यान दिए सबको मारे जा रहा था। उसका एक पंच जिसको पड़ता वो दोबारा उठ नहीं पाता। रुद्रा का रौद्र रूप देख के मनीष और आर्यन अब डर चुके थे। उसने मनीष से लगभग 30/35 लोग को जमीन पे गिरा दिया था। फिर आगे बढ़ा और मनीष का गला पकड़ लिया। मनीष अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। मनीष की आंखें बाहर को आने लगी थी, उसका फेस लाल हो गया था। तभी एक आवाज आई, छोड़ हो मेरे पापा को, वरना इन सब को गोलियों से भून दूंगा। रुद्रा ने पीछे देखा तो आर्यन सुनीता के कनपटी पर बंदूक लगा के खड़ा था। ये देख रुद्रा की हाथ ढीली हो गई। मौका देख के मनीष ने अपना गला छुड़ाया और जोर जोर से खांसने लगा। तभी मनीष बोला, इसे गोली मार दे जल्दी, वरना ये जिंदा रहा तो हम नहीं जी पाएंगे। तभी रुद्रा बोला, 1 मिनट, मुझे कुछ पूछना है। तुम्हारी मेरे परिवार से क्या दुश्मनी थी? तुमने अपने जिगरी दोस्त को धोखा दिया, आखिर क्यों? तभी मनीष बोला, तुम्हारे खानदान के पास कुछ ऐसा था जो बहुत अमूल्य था, बस वही लेने के लिए। तभी आर्यन रुद्रा की तरफ देख के बोला, इतनी बकवास क्यों सुने तेरी, और ये बोल के वो गोली चला देता है। ये देख सुनीता और प्रिया घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी एक चीख निकलती है, लेकिन ये चीख रुद्रा की नहीं आर्यन की होती है। उसके माथे के बीचों बीच एक खंजर घुसा हुआ था और आर्यन किसी कटी पतंग की तरह उड़ता हुआ कुछ मीटर दूर जमीन पे जा गिरता है। आर्यन ने जब गोली चलाई थी तब रुद्रा अपनी जगह से साइड होके गोली से बच जाता है और खंजर फेंक के आर्यन को मार डालता है। उसकी ये हालात देख के मनीष पागल सा हो गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर मनीष उठा और बोला, तूने मेरे बेटे की जान ली है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहते हुए वो नीचे पड़ा बंदूक उठाने के लिए भागता है, लेकिन रुद्रा एक डंडे को पैर से मारता है जो डंडा सीधे जाकर मनीष के पैरों से जा भिड़ता है। मनीष जमीन पे गिर चुका था। तभी मनीष बोला, आज भले तुम मुझे मार दो, लेकिन वो लोग आएंगे और तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
तभी रुद्रा बोला कौन लोग आएंगे? तभी मनीष बोला वही जो लोग तुम्हारे बाप को मार के उस खजाने का नक्शा ले गए थे। तभी रुद्रा बोला तो क्या तुमने वो काम नहीं किया था? तभी मनीष बोला मैं तो बस मोहरा था, मुझे उन लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए थे और तुम लोग की भी प्रॉपर्टी हासिल करने का सुनहरा मौका था, लेकिन इस सूर्य प्रताप को शायद शक हो गया था, इसलिए इसने होनी बासियत इस हिसाब से बनाया कि मैं ले नहीं पाया। तभी रुद्रा अपना मास्क फिर से लगाते हुए बोला और वो लोग कौन थे? तभी मनीष बोला वो लोग खुद तुम्हें खोजते हुए आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जो नक्शा उन्हें दिया था वो नक्शा आधा है, वो लोग तो पहले ही आ जाते लेकिन सूर्य प्रताप कुछ बताने की हालात में नहीं था। नक्शा अधूरा है ये बात जब तक समझ में आई तब तक सूर्य प्रताप को जहर दिया जा चुका था और इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए वो लोग भी शांत हो गए, लेकिन हमारे मरते ही वो लोग वापस आएंगे, फिर तुम लोग में कोई नहीं बचेगा। तभी रुद्रा बोला चाहे जो भी हुआ हो तुम पीठ में खंजर घोंपने वाले लोग हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इतना कहते ही रुद्रा उसे जोरदार किक मनीष के पेट में मारा। मनीष दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके मुंह से खून आने लगा। तभी एक गोली वो जैसे खड़ा हुआ, रुद्रा उसके फेस पे एक और पंच लगा देता है। अब मनीष की हालात मरे हुए सुअर की जैसे हो गई थी। तभी रुद्रा ने उसे उठा के जैसे तैसे खड़ा किया और बोला घुटनों पे बैठ के माफी मांग। तभी एक गोली हवा को चिरती हुई आके सीधे मनीष के सर में लगी और उसकी वही मौत हो गई। आखिर गोली किसने चलाई होगी? क्या रुद्रा असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए साथ बने रहिए। चटैन शादी का रिश्ता। मनीष के जमीन पे गिरते ही रुद्रा इधर उधर देखने लगा, उसे कहीं कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन तभी रुद्रा को कुछ आभास होता है, वो तुरंत जंप मार के दूसरी साइड हो जाता है। तभी एक और गोली जाके टेबल पर रखे फ्लावर पोर्ट में जाके लगता है और उसके परखचे उड़ जाते हैं, वो टूटकर फर्श पे बिखर जाता है। तभी उसकी माँ जोर से चिल्लाती है रुद्रा। रुद्रा तुरंत उठ के अपने परिवार वालों को खोलता है और उन्हें पीछे के रास्ते से निकाल देता है। तभी उसकी माँ ने बोला बेटा तू भी साथ चल। तभी रुद्रा बोला आप लोग चलो, मैं घर पे ही मिलूंगा, और अपने घर वालों को कार में बिठा देता है। तभी प्रिया बोलती है भैया सॉरी मैंने आपको बहुत बार बुरा भला कहा। रुद्रा मुस्कुरा देता है। अब रुद्रा छिपते छिपाते उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस जाता है जहां से गोली चली थी। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे एक नकाबपोश स्नाइपर निशाना लगाने के लिए टारगेट ढूंढ रहा होता है, जो कि उसे मिलता नहीं है। तभी वो चिढ़ते हुए बोला टारगेट दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आखिर गया कहाँ वो? तभी उसके पीछे से आवाज आई मुझे ढूंढ रहे हो? अपने पीछे रुद्रा को देख वो काफी हैरान होता है और फिर बोलता है अब आ ही गए हो तो अच्छा है, खुद ही मौत के मुंह में घुस गए। इतना बोल के वो अपना बंदूक रुद्रा की ओर घुमाता है। तभी रुद्रा तेजी दिखाते हुए अपना चाकू फेंकता है, जो कि स्नाइपर के बंदूक वाली उंगली कट के जमीन पे गिर जाती है और वो जोर से चीखता है आह। फिर वो रुद्रा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुद्रा एक किक मारता है जिससे स्नाइपर उड़ता हुआ पिलर से जा भिड़ा। उसे लग गया कि अब वो रुद्रा से नहीं बच सकता। तभी रुद्रा बोला तुम किसके आदमी हो और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? वो स्नाइपर बोला चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता। तभी रुद्रा बोला वो तो मैं तुमसे जान ही लूंगा। फिर उसने उसे मारना शुरू कर दिया, कभी किक और कभी पंच। तभी वो स्नाइपर तेजी दिखाते हुए अपने गले के लॉकेट से एक गोली निकल के खा लेता है। रुद्रा कुछ समझ पाता तब तक वो स्नाइपर के मुंह से झाग निकलने लगा था। तभी उसने बोला अरे अब तो मर रहा है, अब तो बता दे। तभी स्नाइपर अपनी टूटी फूटी आवाज में बोला अगर मैंने कुछ भी बोला तो मेरा परिवार जिंदा नहीं रहेगा, और इतना बोल के वो दम तोड़ देता है। रुद्रा उसे हैरानी से देखता है और उसकी तलाशी लेता है। उसके पास केवल एक कीपैड फोन था और उसके बैग में कुछ खाने का सामान के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। रुद्रा तुरंत फोन को चेक करता है लेकिन उसको उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तभी रुद्रा मायूस होकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्रा वापस उसी टनल में जाता है और फिर बाहर निकलते ही उसके कार की कलर ब्लैक से वाइट हो जाती है और पावर मैन की जगह नंबर प्लेट आ जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्रा चौहान विला के पास था। अंदर गया तो देखा सब बड़ी बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी रुद्रा अपनी माँ को साइड ले जाके बोला मुझे अकेले में आप लोग से बात करनी है। फिर उसने अपने दोनों आदमियों को इशारा कर दिया, वो दोनों भी उनके पीछे पीछे गए और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गए। सुनीता अंदर एक कमरे में ले गई जहां सूर्य प्रताप चौहान बैठे चाय पी रहे थे। रुद्रा उनके पैर छूता है। सूर्य प्रताप खड़े होकर उसे गले लगा लेते हैं और बोले हमें तो लगा था हमने तुम्हें खो दिया है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है। तभी रुद्रा बोला मुझे यो माँ ने बचाया था। तभी प्रिया भी अंदर आ गई और तभी रुद्रा बोला मैडम नमस्ते। तभी प्रिया भाग के उसके गले लग गई और रोने लगी। तभी रुद्रा प्रिया को छेड़ते हुए बोला रो क्यों रही है? प्रॉपर्टी तेरे नाम पे नहीं है इसलिए। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। तभी प्रिया बोली मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तभी रुद्रा बोला सब तुम्हारा ही है, प्रॉपर्टी भी और मैं भी, इसलिए ज्यादा सोचो मत। और रुद्रा उसके माथे पे किस करता है और फिर रुद्रा बोला अभी मैं कुछ टाइम और अलग ही रहूंगा, क्योंकि असली गुनहगार कौन है अभी पता नहीं चला है, इसलिए अभी तक जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देना है। और मैं यहाँ डॉक्टर बन के मिलने आता रहूंगा, और आप लोग को मिलने का मन करे तो मेरा विला देखे ही है, आप लोग भी आ सकते हो वहाँ। तभी सुनीता बोली ठीक है अब तो रात हो गई है, आज यही रुक जाओ कल चले जाना। तभी प्रिया भी बोली हाँ भैया माँ सही बोल रही है।
उनको जवाब देते हुए रुद्रा बोला, नहीं, जब तक वफादार नौकर घर पे ना हो तब तक कोई रिस्क नहीं लेना है। कल तक लिस्ट आ जाएगी कि किसे निकलना है और किसे रखना है। जो एक बार धोखा दे चुका है वो अगली बार भी दे सकता है। तभी प्रिया बोली, वैसे भाभी बहुत खूबसूरत है। तभी रुद्रा बोला, कौन भाभी, किसकी भाभी? तभी प्रिया फिर बोली, जाह्नवी मेहता, मेरी भाभी। तभी रुद्रा बोला, अरे जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम बस फ्रेंड बने हैं। अभी मुझे इस शहर में आए 1 हफ्ता ही तो हुआ है। तभी सुनीता बोली, वैसे वो लड़की मुझे भी पसंद है। तभी सूर्य प्रताप बोले, तुम दोनों मिल लिए हो, मुझे भी तो मिलवाओ। तभी सुनीता बोली, वो मिस्टर मेहता की बेटी है। तभी सूर्य प्रताप बोले, कौन मिस्टर मेहता? तभी सुनीता बोली, शंकर मेहता। तभी सूर्य प्रताप बोले, तुम उसी की बात तो नहीं कर रहे जो मेरा? तभी सुनीता बोली, हाँ वही। तभी सूर्य प्रताप बोले, चलो आज ही मिलने चलते हैं, एक गलत फहमी से इतना बड़ा फसला हो गया। तभी सुनीता बोली, अब रात हो गई है, पहले से बताना पड़ेगा। तभी सूर्य प्रताप बोले, अरे नहीं, सरप्राइज देते हैं उसे, चलो। फिर रुद्रा की तरफ देख के बोले, तुम भी चलो। रुद्रा मना करके अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हाँ कर दिया। सब अपने अपने कमरे में चले गए रेडी होने। थोड़ी देर में सब रेडी होके बाहर आए। सुनीता ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, वही प्रिया भी ब्लू कलर का लहंगा पहने थी। तभी रुद्रा टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के बाहर आया। उसे देख प्रिया बोली, पहली बार ससुराल जा रहे हो, कैसे कपड़े पहने हो? कम से कम अच्छे कपड़े तो पहन लेते, इसमें जाओगे तो वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तभी रुद्रा बोला, मेरे पास यही कपड़ा है, कार में पड़ा था, और जो पहले पहना था वो कहीं कहीं से फट गया है। तभी प्रिया बोली, ठीक है, पहले शॉपिंग पे चलते हैं। रुद्रा बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेट हो जाएगा, चलो पहले। फिर सब रुद्रा के कार में ही निकल जाते हैं। प्रिया ड्राइव कर रही होती है, तभी रुद्रा कहीं मैसेज करता है। थोड़ी देर बाद मेहता निवास के बाहर इनकी कार खड़ी थी, सब अंदर जाने लगे। तभी रुद्रा पीछे से निकल के पार्किंग की तरफ चला गया। वहां जाके वह जाह्नवी के कार के पास गया और फटाफट डिक्की खोल के उसमें से कपड़े लेकर कार में घुसकर कपड़े चेंज करने लगा। दरअसल जब शॉपिंग किया था रुद्रा और जाह्नवी ने तो उनके कपड़े इसी में रह गए थे। क्यों एक के बाद एक घटनाएं होती गई और किसी को उसका ध्यान ही नहीं रहा। उसने ध्यान नहीं दिया उसमें पहले से कोई मौजूद था। तभी कार के अंदर की लाइट जली और तब जाकर रुद्रा को ये लगा कि कोई है। उसने उधर देखा तो जाह्नवी आगे की सीट पे बैठे मुस्कुरा रही थी। ये कोई और नहीं जाह्नवी थी। जब रुद्रा ने हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? तभी जाह्नवी बोली, तुमने मैसेज किया कि कार की डिक्की खोल दो, तो मैं बस यहाँ आके बस यही सोचने लगी कि तुमने ऐसा करने को क्यों बोला। फिर जाह्नवी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे इतना सच सवर के कहा जा रहे हो? तभी रुद्रा बोला, तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ, चलो जल्दी। फिर जाह्नवी का हाथ पकड़ के अंदर जाने लगा, फिर बोला, तुम पहले चल जाना, फिर मैं जाऊंगा। वही जाह्नवी के घर के अंदर शंकर मेहता और सरला मेहता हॉल में सोफे पे बैठ के बातें कर रहे थे। तभी उन्हें कदमों की आहट हुई। उधर देखा तो एक अधेड़ उम्र का इंसान अपनी छड़ी के सहारे चला आ रहा था। उसके पीछे एक लड़की और एक औरत चले आ रहे थे। उस अधेड़ उम्र के इंसान को देख शंकर को वो चेहरा जाना पहचाना लगा। तभी सूर्य प्रताप बोले, मुझे भूल गया क्या? तभी शंकर मेहता के मुंह से निकला, सूर्य प्रताप। तभी सूर्य प्रताप बोले, अब बैठने को भी बोलेगा या खड़ा रखेगा? तभी शंकर मेहता अपनी जगह से उठते हुए बोले, अरे हाँ बैठो ना। फिर सूर्य प्रताप सोफे पे बैठते बोले, लंबा अरसा बीत गया। तभी शंकर मेहता बोले, मुझे माफ कर दे भाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तेरा सामना कर पाता। कभी कभी हिम्मत बना के तुझसे मिलने की कोशिश भी किया था, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने अंदर नहीं जाने दिया। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब हॉस्पिटल भी आया था, लेकिन वहां भी मनीष ने मिलने नहीं दिया, मुझे जलील करके भगा दिया। तभी सूर्य प्रताप ने कहा, मुझे भी माफ कर दे भाई, घर पे जो आदमी तुझे अंदर नहीं जाने दिए वो सब मनीष के आदमी थी। और तो और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो सब भी मनीष का प्लान था। बहुत लंबे समय से वो मेरे प्रॉपर्टी पे नजर थी उसकी। तभी सुनीता ने प्रिया से धीरे से पूछा, रुद्रा कहाँ रह गया? तभी प्रिया बोली, अंदर आने टाइम तो साथ ही थे, शायद भाभी से मिलने गए होंगे। फिर सूर्य प्रताप ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, और लता कहाँ है आजकल? तभी शंकर मेहता लता का नाम सुन के शर्माते हुए बोले, वो हम दोनों को धोखा देने के बाद एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली, जिसकी उम्र उस समय 70 साल थी, जो शादी के कुछ साल बाद ही मर गया। अब लता उसी के प्रॉपर्टी पे राज कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। तभी सरला टोंट मारते हुए बोली, वह मुझे तो पता ही नहीं था कि बुढ़ापे में भी नजर उसी पे है जिसने करोड़ों का चुना लगाया। तभी शंकर मेहता बोले, उस कमीनी को कैसे भूल सकता हूँ, उसके चलते ही मेरा जान से प्यारा दोस्त मुझसे अलग हो गया। तभी जाह्नवी की एंट्री हुई, वो अपने घर में मेहमान देख के हैरान हुई। तभी शंकर मेहता बोले, जाह्नवी बेटा, इनसे मिलो, ये तुम्हारे सूर्य प्रताप चौहान अंकल, मेरे बचपन के दोस्त, और ये इनकी वाइफ सुनीता चौहान, और ये इनकी बेटी। तभी प्रिया बोली, मेरा नाम प्रिया है। फिर जाह्नवी अपने पापा की तरफ असमंजस से देखते हुए। तभी फिर महेश बोले, मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि बचपन का दोस्त है तो पहले कभी जिक्र क्यों नहीं किया? तभी जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया। तभी सरला बोली, ये क्या बताते कि एक लड़की दोनों को करोड़ों का चुना लगा गई और दोनों एक ही लड़की के पीछे पागल थे।
ये सुन के सब लेडीज हंसने लगी और महेश और सूर्य प्रताप का मुंह बन गया। तभी रुद्रा की एंट्री हुई और तभी महेश ने पूछा, ये कौन है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? तभी एक सूर्य प्रताप और जाह्नवी दोनों के मुंह से जवाब आया। सूर्य प्रताप हाँ बोले और जाह्नवी ना बोली। सब जाह्नवी को देखने लगे। जाह्नवी रुद्रा की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। रुद्रा ने हाँ में सर हिलाया। तभी जाह्नवी अपने पापा की तरफ देखते हुए बोली, पापा इसी ने मेरी आंखों का इलाज किया था। ये सुन के सब शौक रह जाते हैं। तभी महेश रुद्रा की तरफ हाथ जोड़ के बोले, तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तभी सूर्य प्रताप ने कहा, देखो मैं अपनी पुरानी दोस्ती को रिचार्ज करने और अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। तभी महेश बोले, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, लेकिन जाह्नवी जहां चाहेगी उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगा। सब जाह्नवी की तरफ देखते हैं उसका जवाब सुनने के लिए, लेकिन जाह्नवी के चेहरे पे गुस्सा साफ झलक रहा था। वो रुद्रा को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। सब सोचने लगे, अचानक इसे क्या हो गया? अब जाह्नवी का जवाब क्या होगा और वो गुस्से में क्यों थी, जानने के लिए साथ बने रहिए। क्या ये स्टोरी पसंद आया? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।